हेलो बच्चों, कैसे हैं? फर्स्ट क्लास। तो चलिए आज के लेक्चर में हम लोग देखने जा रहे हैं थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, विच इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर फॉर योर एग्जामिनेशन नीट एंड आईआईटी। थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर कितने पार्ट में ये पूरा चैप्टर है, थोड़ा देखा जाए इसका स्ट्रक्चर। तो इसका स्ट्रक्चर बेटा, सबसे पहला जो पार्ट है देखिएगा, सबसे जो पहला पार्ट बेटा वह है यहाँ पर पहला पार्ट। इसे 3 पार्ट में हम लोग इस चैप्टर को बांट सकते हैं और ये बांटा गया है 3 पार्ट में। नंबर 1 कौन सा है? नंबर 1 है कैलोरीमेट्री। नंबर 2 कौन सा बेटा? नंबर 2 पर है चेंज ऑफ स्टेट। और नंबर 3 पर कौन है? एक्सपेंशन इन। हाँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब यहाँ से आते हैं। एक्सपेंशन इन सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस, यानी कि एक्सपेंशन नाम से चैप्टर है यह। अब हम लोग अब इसको फिनिश करना बेटा। और हाँ, एक बात और कि यहाँ से ना जो न्यूमेरिकल्स आते हैं, जो क्वेश्चन आते हैं बेटा, वो थोड़ा ठीक ठाक आते हैं। चाहे वह नीट का एग्ज़ाम हो, चाहे वह बोर्ड का एग्ज़ाम हो, या चाहे वह आईआईटी मेंस का हो, या चाहे आईआईटी एडवांस का हो। जब भी क्वेश्चन आता है तो थोड़ा ठीक ठाक आता है, अच्छा क्वेश्चन आते हैं। तो अब अच्छा क्वेश्चन का मतलब ये हुआ बेटा कि थोड़ा सा स्टैंडर्ड इनका हाई होता है, थोड़ा टेक्निकल होते हैं, कन्फ्यूजिंग होते हैं। तो बच्चे जनरली अब वो थोड़ी थोड़ी बातों में, थोड़ा चीज़ों में ना, जैसे स्पेसिफिक हीट क्या है, लेटेंट हीट क्या है, और थर्मल कैपेसिटी क्या है, इन सब चीज़ों में बच्चा कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा बच्चों को हो जाता है। तो बेटा ऐसा कोई भी चीज़ ना होने पाए, कोई भी आपको कन्फ्यूजन ना हो, चैप्टर बिल्कुल ही क्रिस्टल क्लियर हो, तो इसके लिए हम लोग पढ़ाई अपनी शुरू करते हैं। तो यह चैप्टर अभी हम लोग देखने जा रहे हैं पार्ट 1 इसका, कैलोरीमेट्री क्या होता है, जहाँ से एक क्वेश्चन आईआईटी में बिल्कुल ही फिक्स होता है, नीट में बिल्कुल ही फिक्स होता है, मेंस में एक क्वेश्चन बिल्कुल फिक्स होता है बेटा, आईआईटी मेंस में और नीट में। तो देखो जैसा, तो हम लोग पहले जा रहे हैं इस चैप्टर को लेने, हम लोग जा रहे हैं पहले ना, हम लोग पहले लेने जा रहे हैं इसको, किसको? कैलोरीमेट्री को लेने जा रहे हैं हम लोग पहले। इसके कंसेप्ट को बेटा यहाँ पर कैलोरीमेट्री, चेंज ऑफ स्टेट एंड एक्सपेंशन, सॉलिड, लिक्विड, गैस, इनके कंसेप्ट को डीप में समझना बहुत ज़रूरी है। P100 फिजिक्स, मैं SD पांडे, SDP सर। चलिए शुरू करते हैं बेटा। तो सबसे पहली बात यह है, तो पहले हम लोग कैसे पढ़ेंगे, थोड़ा बात कर लिया बेटा। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे इसको कैलोरीमेट्री को, जो हम आज अभी तुरंत शुरू कर रहे हैं बेटा। और यह कैलोरीमेट्री 2 लेक्चर में हम फिनिश करेंगे। पहले लेक्चर में थोड़ी थ्योरी आपको समझाऊंगा, बताऊंगा। पहला लेक्चर थ्योरी एंड न्यूमेरिकल, और दूसरा 100% टोटल न्यूमेरिकल। आज तक जितने न्यूमेरिकल नीट और आईआईटी में आए हुए हैं, सारा न्यूमेरिकल का होगा, क्योंकि छोटा पार्ट है कैलोरीमेट्री। तो 2 लेक्चर में हम इसको, पहले वाले में न्यूमेरिकल प्लस थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल, और दूसरे लेक्चर में 100% टोटल न्यूमेरिकल। लगभग 3 घंटे का लेक्चर होगा जो अगला होगा, तो वहाँ पर टोटल न्यूमेरिकल। अब उसके बाद हम शुरू करेंगे चेंज ऑफ स्टेट। तो चेंज ऑफ स्टेट ऐसे ही एक लेक्चर में फिनिश हो जाएगा हम लोग का। 3 से 4 घंटे लगेंगे बेटा, थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल। और इसके बाद में इसमें 2 या 3 लेक्चर यहाँ पर लगेगा बेटा। तो लगभग मान के चलो कि 2 लेक्चर में ही फिनिश करने की कोशिश करेंगे, कि थोड़ा लंबा लेक्चर लेंगे तो 2-3 घंटे का 2 लेक्चर में हो जाए बेटा, क्योंकि थोड़ा लंबा है और यहाँ पर न्यूमेरिकल्स इससे बहुत अच्छे आते हैं। अब आइए शुरू करते बेटा। नंबर फर्स्ट पर यह है कि व्हाट डू यू मीन बाय द कैलोरीमेट्री। कैलोरीमेट्री होती ही क्या है, किसे हम कहते हैं कैलोरीमेट्री? तो एक लाइन बेटा, ये सब कुछ आपको जो भी हम पढ़ा रहे हैं, आपको पूरा मैं नोट्स दूंगा, सब कुछ PDF में दूंगा, देने वाला हूँ। अब इस पर काम चल रहा है बेटा, सब कुछ। लेकिन जो मेन में बातें हैं बस वो उतना नोट करते जाइएगा। तो कैलोरीमेट्री कहते हैं क्या? कैलोरीमेट्री का डेफिनेशन क्या बेटा? कैलोरीमेट्री का डेफिनेशन है स्टडी ऑफ एक्सचेंज ऑफ हीट, स्टडी ऑफ एक्सचेंज ऑफ हीट, यानी कि कहीं पर जब हीट का आदान प्रदान होता है, यानी कि एक वस्तु से दूसरे में या दूसरे से पहले में आ रही होती है या जा रही होती है, तो जो इसको स्टडी हम करते हैं, उसी स्टडी को हम कहते हैं क्या बेटा? कहते हैं कैलोरीमेट्री कहते हैं बेटा। अब सवाल यह है कि फिर अब आके मन में आएगा कि यह हीट है ही क्या, हीट क्या है? तो आप क्या कहेंगे बेटा, हीट क्या है? देखिए यहाँ पर बहुत ही अच्छा डिफिनीशन लिखा हुआ बेटा, एनर्जी इन ट्रांसमिशन,
यानी कि वह एनर्जी जो हमेशा मोशन में होती हो और उसका रीजन क्या हो, क्योंकि एनर्जी तो वेव भी है ना, तो एनर्जी तो वेव भी है, तो वह भी मोशन में है एनर्जी। तो अब यहाँ ध्यान देना बेटा, एनर्जी इन ट्रांसमिशन ना, या इसी को शॉर्ट में कहते हैं ट्रांजिट। तो एनर्जी इन ट्रांसमिशन यानी कि वह एनर्जी जो प्रवाह हो जिसका, तो एनर्जी इन ट्रांजिट ड्यू टू डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर, यानी कि किसके कारण से हो रही हो, किसके कारण से एनर्जी का एक्सचेंज हो रहा है, इस जगह से दूसरी जगह एनर्जी का आदान प्रदान हो रहा हो, टेम्परेचर के डिफरेंस के कारण हो रहा हो, तो उसे कहते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको, हीट कहते हैं बेटा। तो एक लाइन का डिफिनेशन बेटा, सिंपल सा डिफिनेशन याद कर लो, क्या कि एनर्जी इन ट्रांजिट या ट्रांसमिशन ड्यू टू डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर, और दैट इज नोन एज द हीट। ओके बेटा, चले अब अगला पॉइंट बेटा, नेक्स्ट। अब यहाँ पर है ना बेटा, देखो बेटा यहाँ पर है कि रिलेशन बिटवीन हीट एंड वर्क। तो बेटा अब क्वेश्चन होता है कि वर्क क्या है, तो हम लोग मैकेनिक्स में पढ़े हुए हैं, आप डिटेल में पढ़े बेटा वर्क क्या है। हीट यहाँ पर देख लिए कि हीट क्या है। जैसे दोनों के बीच में रिलेशन देखा जाए तो बहुत ही सिंपल सी बात है, अपना हैंड लीजिए, दोनों हथेली लीजिए एंड जस्ट रबिंग लाइक दिस, रगड़िए और देखिए हीट हो जाता है, गर्म हो जाता है ना। तो हम क्या कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, और जब हम वर्क कर रहे हैं तो रगड़ने का काम हो रहा है यहाँ पर ना, रबिंग कर रहे हैं, तो यहाँ पर रगड़ने का काम कर रहे हैं, लेकिन टेम्परेचर यहाँ बढ़ जा रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो हमने वर्क किया वह हीट में चेंज हो रहा है, हीट में कन्वर्ट हो रहा है। आपसे न्यूमेरिकल बार बार पूछता है कि कोई एक शीशे की गोली है, एक लीड बॉल है बेटा, और किसी लेड बॉल है, कोई ऊंची सी ऊंचाई से गिरा, ग्राउंड पर टकराया, उसी इतनी % एनर्जी लॉस हुई, उसका इतना टेम्परेचर बढ़ गया। बताओ ऐसे न्यूमेरिकल को कैसे सॉल्व करेंगे, या कितना टेम्परेचर बढ़ा, कुछ इस तरह से क्वेश्चन आएगा बेटा, वहाँ पर स्पेसिफिक हीट वगैरह दिया रहेगा। तो ऐसे जो भी क्वेश्चन है, तब इसमें क्या हो रहा है कि उस बॉल के पास में पोटेंशियल एनर्जी है, वो हाइट पर है, ऊंचाई पर है, उसके पास पोटेंशियल एनर्जी है। जैसे जैसे वह नीचे आ रहा है पोटेंशियल एनर्जी उसकी लॉस हो रही है, काइनेटिक में चेंज हो रही है, और जब ग्राउंड पे टकराया तो काइनेटिक एनर्जी टकरा करके वेलोसिटी जीरो हुई, तो फिर जीरो हो गई, तो काइनेटिक एनर्जी उसकी जीरो हो गई। अब क्वेश्चन ये हुआ कि वह जो काइनेटिक एनर्जी उसके पास थी वह क्या हुई, तो वह इम्पैक्ट जब हो रहा था तो साउंड के रूप में, हीट के रूप में और किसी अन्य फॉर्म में वह कुछ लॉस हुई। लेकिन यहाँ क्वेश्चन पूछेगा कि यदि इतना % उसकी टोटल एनर्जी का हीट में कन्वर्जन हुआ हो तो बताओ कि उसका टेम्परेचर कितना बढ़ गया। तो अब आपको ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना होता, बताना होता कि उसका टेम्परेचर कितना बढ़ गया। तो इस तरह से सारे क्वेश्चंस कैसे करेंगे। ओके बेटा, तो आइए अब जैसा देखा जाए हम लोग, तो यहाँ पर अब अगला पॉइंट हम लोग है बेटा कि यहाँ पर वर्क और हीट में क्या रिलेशन है। तो W हमें देखते हैं कि जितना, जैसे देखिए अभी हाथ तेज़ी से रगड़िए, तेज़ी से रबिंग करिए बेटा, तो जितना ही तेज़ी से आप रबिंग कर रहे हैं उतना ही ज़्यादा हीट हो रहा है। कोई पत्थर ले लीजिए और फर्श पर रगड़िए बहुत तेज़ी से, हल्का करेंगे किसी पार्टिकुलर टाइम इंटरवल में तो कम हीट होगा, यानी कि कम वर्क आपने किया तो कम हीट हुआ। ज़्यादा तेज़ी से किया आपने, ज़्यादा तेज़ी से कर रहे हैं, ज़्यादा वर्क कर रहे हैं तो ज़्यादा हीट हुआ। मतलब क्या, मतलब ये बेटा कि वर्क W डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q। तो जूल नामक साइंटिस्ट ने देखा सबसे पहले रबिंग करके बेटा कि W डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q। इसका मतलब ये हुआ कि W = JQ। वह J अपने नाम का पहला लेटर की वजह से, जूल के नाम था उसका, तो अपने उसको रख दिया, कहा कि यहाँ पर एक कोई प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आएगा, उसका नाम रखा J। तो वहाँ पर रख दिया प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट का नाम रखा बेटा J नाम रख दिया। अब इसी J को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, इसी को कहते हैं मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट। क्या बोलते हैं इसको, मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट। और J = क्या हुआ, वर्क डन, जो टोटल वर्क किया था यहाँ पर, यहाँ से निकाल लिया बेटा, J का मान निकाल लिया यहाँ पर, तो J बराबर कितना हुआ, वर्क डन अपॉन Q। Q क्या था, हीट जो उत्पन्न हुआ, डेवलप हुआ, तो J = W अपॉन Q, किया गया वर्क अपॉन हीट जो प्रोड्यूस हुआ, तो दैट इज द कांस्टेंट।
and this constant is the unitless and dimensionless because this is the also energy and this is the also energy. This J is called the conversion factor, यानी कि जूल का कैलोरी में जिससे कन्वर्जन होता है उसी को कहते हैं, क्या बोलते हैं बेटा, मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट. ओके, मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट. तो अब हमने जो कितना हीट डेवलप हुआ, तो वहाँ पर जो मैकेनिकल इक्विवेलेंट जे है ना, उसी से क्लियर कर सकते हैं हम कि कितना हीट डेवलप हुआ. तो देखो बेटा W इक्वल टू जे क्यू, तो Q बराबर कितना हुआ W बाई जे. तो यदि हमको Q का मान पता करना है बेटा, Q का मान बताना हो तो Q बराबर W बाई जे. हमने जितना काम किया अपान जे कर देंगे तो क्या निकल जाएगा, हीट निकल जाएगा. जे की वैल्यू W बाई क्यू. यह डायमेंशनलेस यानी यूनिटलेस है. अब डेफिनीशन इसका, यह J बराबर क्या हुआ बेटा, तो यहाँ पर J की वैल्यू मैकेनिकल इक्विवेलेंट का मान कितना हुआ, तो इसकी वैल्यू होती है ना 1 कैलोरी की वैल्यू होती है बेटा. देखा गया, प्रैक्टिकल करके देखा गया कि 1 कैलोरी का मान कितना होता है, तो 1 कैलोरी की वैल्यू आई सो मच 4.23 जूल. मीन्स 1 कैलोरी विल बी इक्वल टू 4.23 जूल. और या यदि यह MKS सिस्टम में है बेटा, MKS सिस्टम में है, यदि CGS सिस्टम में देखा जाए तब कितना हुआ 4.23 इंटू 10⁷ अर्ग ना बेटा. CGS में यूनिट में से क्या रहेगा, तो CGS यूनिट है बेटा इसका अर्ग, यानी कि 4.23 इंटू 10⁷ अर्ग. 1 कैलोरी किसके बराबर, 4.23 इंटू 10⁷ अर्ग के बराबर. ओके बेटा, तो यहाँ तक सब लोग क्लियर हो गए. ओके, अब चलिए आगे बढ़ा जाए. अब क्वेश्चन है बेटा, अगला पॉइंट है अब हम लोग का कि हाँ, तो अब देखिए दो बेटा, यहाँ पे तो हम लोग पहला अभी स्टार्ट किए हैं क्या, कैलोरीमेट्री. क्या होता है कैलोरीमेट्री, तो कैलोरीमेट्री इज द स्टडी ऑफ एक्सचेंज ऑफ द हीट. ओके, अब चलते हम लोग आगे बढ़ते हैं. अब आगे बढ़ते हैं बेटा. हाँ, अब हम लोग का अगला पॉइंट है कि यहाँ पर जैसे कि प्रिंसिपल क्या है कैलोरीमेट्री का, व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ द कैलोरीमेट्री. जो एक्सचेंज ऑफ हीट होता है वह कितने प्रकार से होता है, कहाँ जो ज़रूरत होती है एक्सचेंज की वह कैसे होता है, किस प्रकार से होता है. चलते आगे बढ़ते बेटा. तो एक्सचेंज ऑफ हीट, एक्सचेंज ऑफ हीट, कहीं पर भी जब एक्सचेंज हीट का होगा, कहीं पर बेटा जब एक्सचेंज हीट का होगा तो वह दो ही फार्मूले वहाँ पर होते बेटा, दो ही फार्मूले होते हैं. कौन कौन, अच्छी तरह से समझना बेटा, बहुत ही आसान है सब कुछ. तो Q इक्वल टू ml नंबर 1, और नंबर 2 होता बेटा Q इक्वल टू ms डेल्टा थीटा. मात्र यह दो ही इक्वेशन हैं, मात्र इस दो इक्वेशन से बेटा कोई भी न्यूमेरिकल आप सॉल्व कर लेते हैं. अब यह आया कहाँ से, बना कैसे, अब जा देखो बेटा. चलते हैं पहले हम 2 नंबर पर. 2 नंबर पर बेटा ये है कि यह क्या है, अमाउंट रिक्वायरमेंट ऑफ द हीट. मीन्स द व्हाट इज द Q इज द अमाउंट ऑफ द हीट रिक्वायर्ड. मीन्स लिख दो बेटा यहाँ पर Q क्या है, लिख दीजिए साहब कि अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, कितना हीट की ज़रूरत होगी. तो या तो आप इससे निकालेंगे फार्मूला, या तो ये लगेगा या तो ये लगेगा बेटा ना, या तो ये लगेगा या तो ये लगेगा, दोनों में से निश्चित ही वह एक किसी फार्मूले से क्वेश्चन सॉल्व होना है. अब चलते हैं, जैसा यहाँ पर देखने बेटा ये है क्या, तो Q बराबर देख रहे हो कि ms डेल्टा थीटा. हाँ, अभी किसके किस लिए है बेटा, ये किसके लिए भी हम बात कर रहे हैं. अभी हम देखिए, अभी गैसेस क्या, गैस को हमने अभी अलग कर दिया बेटा. ये हम लोग बात कर रहे हैं किसके लिए, सॉलिड एंड लिक्विड. अभी दो की बात हो रही है, हम लोग 2 फेज लिए हुए बेटा, एक लिए है सॉलिड और दूसरा लिए है लिक्विड. 2 की केवल हम बात कर रहे हैं, गैस की बात हम लोग बाद में भी करेंगे. तो Q इक्वल टू ms डेल्टा थीटा. देखा ये गया एक्सपेरिमेंटली, ये देखा गया बेटा, देखा ये गया एक्सपेरिमेंटली कि जो अमाउंट ऑफ हीट है ना, अमाउंट ऑफ हीट है, तो जब हम कहीं पर किसी वस्तु का टेम्परेचर बढ़ाते हैं,
जैसे मान लीजिए हमारे सामने 1 लीटर वाटर रखा हुआ है और हम उसका टेम्परेचर 2 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाना चाह रहे हैं। तो जब वाटर का अमाउंट जब उसका कम था तो हीट भी कम लगा। 10 kg वाटर है, 10 किलोग्राम वाटर बेटा, तो उसको हीट करने में, उसका 2 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने में ज़्यादा की ज़रूरत पड़ेगी हीट की। तो एक बात तो बिल्कुल क्लियर थी कि जो अमाउंट ऑफ क्यू होता है वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम था। सीधे यहाँ दिख रहा है इक्वेशन में। अच्छा, अब दूसरी बात, दूसरा यह कि जितना ज़्यादा हम हीट करेंगे, अब जैसे मान लीजिए कि कहीं पर टेम्परेचर, किसी लिक्विड का टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस है और हमको 20 कॉल करना है तो 10 डिग्री बढ़ाना है। अच्छा, और 10 डिग्री उसी वाटर को यदि हमको 100 डिग्री सेल्सियस पहुंचाना हो तो हमको ज़्यादा हीट की ज़रूरत पड़ेगी। तो यह दूसरा पॉइंट ये क्लियर हुआ बेटा, दूसरा ये क्लियर हुआ कि जो अमाउंट ऑफ हीट की आवश्यकता पड़ती है वह किसके, वह डेल्टा थीटा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो यह दो चीज़ें तो बिल्कुल क्लियर हो गई। एक्सपेरिमेंटली यह करके देखा गया कि यह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो अब इन दोनों को चीज़ों को मिलाया जाए, एक साथ लिखा जाए दोनों को, तो क्या लिख सकते हैं हम लोग, Q प्रोपोर्शनल टू M इंटू डेल्टा थीटा लिख सकते हैं। जब इस प्रोपोर्शनल को हटाए तो क्या मिला, Q इक्वल टू, तो यहाँ पर साइंटिस्टों ने यहाँ पर पहले ही रखा लेटर स्मॉल s ना बेटा, तो यस यहाँ कांस्टेंट रख दिया, प्रोपोर्शनल को हटा दिया, और m इंटू डेल्टा थीटा, या अमाउंट ऑफ हीट Q बराबर कितना हुआ, तो Q इक्वल टू m यस डेल्टा थीटा। तो दिस वाज द इक्वेशन नंबर सेकेंड। यानी कि कहीं पर भी हीट की आवश्यकता जब होगी तो कितनी होगी, तो कितनी यही होगी, ms डेल्टा थीटा। अब जहाँ पर बात रही कि यस क्या है, अब सवाल हो बेटा यस क्या है, तो देखने से तो साफ दिख रहा है कि यह कांस्टेंट है या प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, लेकिन यस की वैल्यू क्या हुई, तो यस बराबर देखा जाए तो साफ दिख रहा है कि Q बाई एम एस। यस बराबर क्या होगा बेटा, तो Q बाई एम इंटू हाँ बेटा m इंटू डेल्टा थीटा। तो s तो साफ दिख रहा है कि जो s की वैल्यू हुई बेटा, हाँ बेटा, जो s की वैल्यू हुई वह कितना हो गई, तो Q अपान m इंटू डेल्टा s हो गई। अब डिफाइन कैसे करते हैं, अब इस यस को बोलते क्या है, तो इसका नाम क्या रखा गया, तो साइंटिस्टों ने इसका नाम रखा बेटा स्पेसिफिक हीट। अब स्पेसिफिक हीट यह किसके लिए, तो यह किसके लिए बेटा, तो यह यस को जनरली यूज़ करते बेटा हम लोग ना, यस यूज़ करते बेटा हम लोग किसके लिए, हम लोग सॉलिड एंड लिक्विड के लिए, और यही स्पेसिफिक हीट ही सी यूज़ करते हैं हम लोग किसके लिए बेटा, गैसेस के लिए। अब ऐसा क्यों, बस और कोई रीजन नहीं है इसके पीछे। हम यस भी वहाँ पर लिख सकते थे गैसेस के लिए, लेकिन चूंकि सी लिखा गया बेटा, किताबों में भी सी है, आपके पेपर में भी सी ही रहेगा, तब लोग सी यूज़ करेंगे। अच्छा, अब सवाल ये है कि किसी सॉलिड की क्या दो प्रकार की स्पेसिफिक हीट हो सकता है, तो आंसर है नहीं। क्या किसी लिक्विड का दो स्पेसिफिक हीट हो सकता है, तो आंसर है नहीं। लेकिन क्या किसी गैस की दो स्पेसिफिक हीट हो सकता है, तो आंसर है हाँ, यस। तो यही रीजन था कि बेटा इसको सी से लिखा गया, क्योंकि बस विशेष रीजन नहीं, बस वैसे ही कि चूँकि इसका सिंगल होता है भाई तो उसको यस कर देते हैं, और इसका जो है दो पॉसिबल हो सकता है तो इसको सी कर देते हैं, और कोई स्पेसिफिक रीजन नहीं है इसका। तो अब यह गैसेस के लिए अब ये दो प्रकार से संभव था, जो मैं अभी आगे सब डिस्कस करूँगा बेटा। तो P100 फिजिक्स मैथ्स डीपी सर, हम लोग बेटा शुरुआत करते हैं बिल्कुल किसी भी चैप्टर का बिल्कुल ही जीरो से। यदि आपके पास जीरो नॉलेज हो प्रेजेंट टाइम में, फिजिक्स जीरो जानते हो बेटा, तो नो प्रॉब्लम, बस जानते हो ना कि आपकी इच्छा शक्ति विल पावर चाहिए कि मुझे IIT निकालना है और मुझे रैंक लानी है, या मुझे नीट निकालना है, मुझे रैंक लाना है, बस इतना ही चाहिए।
बाकी तो सब बहुत आसान है, बाकी तो मैं हूँ ना। तो हम लोग बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करेंगे। यदि अभी तैयारी ना आपकी हो, कुछ अभी नहीं आप जानते, मान लो नहीं, पीछे वाली पढ़ाई बहुत अच्छी हुई है, नो प्रॉब्लम, ज़बरदस्त तरीके से बस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देख जाइए और सारी वर्ष नोट्स बनाते जाइए, लिखते जाइए कॉपी में। यहाँ पर ऐसा कोई न्यूमेरिकल नहीं आएगा बेटा कि जो मैं यहाँ बताऊँगा कराऊँगा लेक्चर में इससे बाहर का आए। तो ना कभी 20 साल में आया है ना कभी आएगा, क्योंकि ऑफलाइन में क्लास का रिकॉर्ड यही रहा बेटा कि कभी कोई न्यूमेरिकल बाहर से नहीं आया, तो फिर भी नहीं आएगा, ना ऑनलाइन में चाहे ऑफलाइन बेटा कहीं पर भी ना आया है अभी तक, ना कभी आएगा बेटा। ओके, तो बस करना क्या है, जितना भी न्यूमेरिकल मैं भी कराऊंगा तो मैं इसीलिए बिल्कुल जीरो से शुरू कर रहा हूँ, क्योंकि आप पहले से कितना तैयार मुझे नहीं मालूम नहीं बेटा। हो सकता है आप इंडिया के टॉपर स्टूडेंट हो, या हो सकता है कि अभी जस्ट स्टार्ट किए हो बेटा। तो एकदम जीरो से स्टार्ट करना है और पहुँचना है हम लोगों को कहाँ तक, IIT एडवांस तक, IIT एडवांस तक। ओके बेटा, और आपके IIT जो मेंस है बेटा वह तो एक रास्ते का पड़ाव है, तो द बेस्ट रैंक का NIT वगैरह मिल गया, ठीक है, और उसके बाद थोड़ा और मेहनत कर दिया, IIT एडवांस निकल गया। और नीट के हमारे बच्चे तो बस कुछ भी नहीं है, बहुत ही आसान है बेटा। तो एकदम जीरो से स्टार्ट करिए और एग्जाम तक ज़बरदस्त तरीके से पढ़िए, अपने आप सिलेक्शन होगा बेटा। सारे न्यूमेरिकल, ऐसा कोई न्यूमेरिकल नीट के पेपर में नहीं होगा, IIT मेंस के पेपर में नहीं होगा कि जो आपके लेक्चर से हम लोग जो पढ़ रहे हैं बेटा, जो हम न्यूमेरिकल यहाँ कराएंगे बोर्ड पर, इससे बाहर आए, न कभी आया है न कभी आएगा। ओके बेटा, कमाल। तो यहाँ पर बेटा सी तो यह स्पेसिफिक हीट है बेटा, तो यह हम लोग किसके लिए लिखे हैं, सॉलिड के लिए और लिक्विड के लिए। और यह सी क्या बेटा, तो सी हम लोग लिखे हैं गैसेस के लिए स्पेसिफिक हीट हम लोग लिए हैं, यहाँ पर गैसेस के लिए स्पेसिफिक हीट लिया बेटा। तो अब जा देखना यहाँ पर, तो अब गैसेस के लिए यह दो प्रकार से होता है। कैसे, एक को कहते हैं CP और दूसरे को कहते हैं CV, जो हम लोग बाद में प्रूफ करके दिखाएंगे कि यह कैसे और कितना, और अब इन कहाँ से आया, CP क्या होगा, CV क्या होगा, ये क्या है, कैसे आता है, अब मैं अभी आगे प्रूफ कर रहा हूँ, तुरंत भी यही कर रहा हूँ बेटा। अब जा देखना, तो अब यहाँ पर CP को क्या कहते हैं, स्पेसिफिक हीट, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। और CV को क्या कहते हैं बेटा, तो CV को कहते हैं स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। हो बेटा, तो स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर एंड स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। अब सवाल ये हुआ, क्वेश्चन बेटा यहाँ पर कि ये बेटा कि यह जो स्पेसिफिक हीट की वैल्यू होती है वह कहाँ से कहाँ तक होती है, स्पेसिफिक हीट का मान कहाँ से कहाँ तक होता है। हाँ यस, तो अब आंसर नोट करो बेटा इसका कि यह कहाँ से कहाँ तक होता है। तो आइए चलिए अब आगे बढ़ते जाए, जो इसको देखा जाए कि वो कहाँ से कहाँ तक होता है, स्पेसिफिक हीट की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगा बेटा। ओके, तो चलिए बेटा, तो स्पेसिफिक हीट बेटा कहाँ से कहाँ तक, तो वैल्यू ऑफ स्पेसिफिक हीट कहाँ से कहाँ तक, फ्रॉम, तो कहाँ से कहाँ तक देखा बेटा, कहाँ से कहाँ तक, तो फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी, यानी 0 से लेकर इन्फिनिटी तक होती है वैल्यू। किसके केस में विशेष करके बेटा, फॉर गैसेस के केस में, यानी 0, तो आपको जब पूछा जाए कि कहाँ से कहाँ तक होती है तब आप कहेंगे बेटा 0 से लेकर के इन्फिनिटी तक होती है। अब जो भी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू अभी तक निकाली गई है वह किसके लिए मैक्सिमम और किसके लिए मिनिमम, तो मैक्सिमम किसके लिए और मिनिमम किसके लिए। ओके बेटा, हाइड्रोजन फॉर, याद करना बेटा, फॉर हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन के लिए वैल्यू ये मैक्सिमम होती है बेटा। और रेडॉन के लिए ना बेटा, रेडॉन एंड एक्टिनियम दोनों का एक ही वैल्यू आती है, तो रेडॉन और एक्टिनियम के लिए बेटा वैल्यू जो होती है वह मिनिमम होती है।
वह मिनिमम होती है। ओके बेटा, तो अब स्पेसिफिक हीट क्या होता है, स्पेसिफिक हीट की वैल्यू किसके लिए मैक्सिमम और किसके लिए मिनिमम होती है। मैक्सिमम होती है तो कितनी होती है, तो 3.5 कैलोरी पर बेटा ग्राम डिग्री सेल्सियस, ये होता है हाइड्रोजन के लिए। और जिसके लिए मिनिमम होती है उसके लिए क्या होती है, तो मिनिमम होती है बेटा, तो इसके लिए होता है एक्टीनियम के लिए होता है ना, एक्टीनियम के लिए होता है बेटा, यह एक्टीनियम के लिए होता है 0.002 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस, ये होता है एक्टीनियम के लिए। यानी कि मैक्सिमम किसके लिए, मैक्सिमम किस लिए, हाइड्रोजन के लिए, और मिनिमम किसके लिए, एक्टीनियम और रेडियम के लिए, उसके एक्टीनियम और रेडॉन के लिए। अब जा देखना बेटा, अब सवाल है कि वाटर का कितना होता है। तो यदि हम कहें कि लिक्विड, और लिक्विड में किसका सबसे ज़्यादा, किसका सबसे कम। जब मैं कहूँ कि इन जनरल हम नाम ना लें कि यह गैस में कि सॉलिड में कि लिक्विड में, तब तो आप ऐसा ये डाटा देंगे। अब मैं कहूँ कि लिक्विड में किसका सबसे ज़्यादा और किसका सबसे कम, ओके सोचिए जल्दी से, 1 मिनट, हाँ आधा मिनट, 1 मिनट नहीं, आधा मिनट, सोचिए जल्दी। तो फॉर लिक्विड में किसका सबसे ज़्यादा बेटा, वाटर। तो जब वाटर का देखेंगे बेटा ना, तो स्पेसिफिक हीट वाटर का कितना होता है, तो जानते हैं 1 होता है, तो इसका होता है 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। लेकिन यह वाटर के लिए है, लेकिन मैं कहूँ कि मिनिमम किसके लिए होता है, तो देखो बेटा वाटर में, लिक्विड में किसका सबसे ज़्यादा, किसका सबसे कम। तो लिक्विड में फॉर लिक्विड, और मरकरी का बेटा मिनिमम की बात जब करेंगे, मिनिमम की बात जब करेंगे तो ये होता है बेटा मरकरी ना, Hg। तो मरकरी क्या होता है बेटा, सबसे कम। तो पहली बात ये बेटा फिलहाल बातें हुई कि किसका सबसे ज़्यादा और किसका सबसे कम। तो किसका सबसे ज़्यादा, किसका सबसे कम, ये बात हो गई। अच्छा, अब फिर रही बात है बेटा कि यह स्पेसिफिक हीट को हमको यदि लिखना है डिफिनीशन, तो हम लिखें कैसे। ये तो हो गया कि ये होता क्या है। सॉलिड के लिए बेटा यस की हम वैल्यू रखेंगे, यहाँ फार्मूला हम लोग का आया हुआ साफ दिख रहा है बेटा यहाँ पर कि यस इक्वल टू क्यू अपॉन एम इंटू डेल्टा थीटा आया हुआ है। अब हम यहाँ से डिफाइन करने जा रहे हैं बेटा, व्हाट इज द डिफिनीशन ऑफ द स्पेसिफिक हीट। स्पेसिफिक हीट होता ही क्या है, तो डेल्टा क्यू इक्वल टू, तो यस यहाँ से क्लियर बेटा कि क्यू बराबर एम यस डेल्टा थीटा। जो यहाँ पे कांस्टेंट आया था बेटा उसी का नाम था स्पेसिफिक हीट। अब सबसे बड़ी खासियत ये रही बेटा कि यह स्पेसिफिक हीट किन किन बातों पर डिपेंड करता है। तो आगे मैं चल के और बातों को एक्सप्लेन करूँगा, कुछ ग्राफ वगैरह आपको बताऊंगा, बहुत ही फैंटास्टिक। आपकी लेवल को मैं पहुंचाऊंगा उस लेवल जहां पर बेटा कि आपके लिए नीट और आईआईटी मेन को छोड़ बेटा एडवांस भी कुछ ना लगे। रेगुलर बस बने रहना है बेटा चैनल पे, सारी चीज़ें जितना मैं करा रहा हूँ बस आँख बंद करके आप करते चले जाओ बेटा। अब फिर देखो कमाल ऐसे होता, क्यों, क्योंकि इंडिया का सब टॉप रैंक सभी रैंक दिया हूँ बेटा, नीट का हो चाहे आईआईटी का हो, सब रैंक दिया हूँ। फिलहाल आओ आगे चलते बेटा। तो अभी आप देखे होंगे पीछे अपने विषय में बताया भी था कि मैं अभी कहाँ पढ़ा रहा था, और इसी साल 2023 में बेटा जहाँ पढ़ा रहा था तो वहीं के बच्चे जो है 2023 में नीट में फर्स्ट रैंक, 2023 नीट 2023 फर्स्ट रैंक, आईआईटी में फर्स्ट रैंक, आईआईटी एडवांस फर्स्ट रैंक। मैं अभी उसी ब्रांड में पढ़ा रहा था, साउथ इंडिया में, आंध्र प्रदेश में, ओके, विजयवाड़ा में। तो मैं तो सारी वही चीज़ें, वही न्यूमेरिकल, वही सारी चीज़ें मैं आपको कराने जा रहा हूँ आपको। चलो बेटा अब जब देखिएगा, तो अब यह बात रही कि यह स्पेसिफिक हीट यस यह किन बातों पर डिपेंड करता है, मीन्स द फैक्टर ऑन विच स्पेसिफिक हीट विल डिपेंड। तो नंबर वन होता है बेटा नेचर ऑफ सब्सटेंस, यानी कि उस वस्तु के नेचर पर डिपेंड करता है। और जो नंबर 2 होता है बेटा स्पेसिफिक हीट, दूसरा नंबर कौन होता है जिस पर डिपेंड करता है, तो दूसरा होता है टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यदि टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो उस वस्तु का स्पेसिफिक हीट कम होगा।
यानी जब टेम्परेचर ज़्यादा होगा ना तो टेम्परेचर के साथ वस्तु के स्पेसिफिक हीट वेरी करता है। और मैं आगे बताऊंगा डिवाइस इक्वेशन कि वह क्या होता है और कैसे वेरी करता है। तो फिलहाल अभी क्या बातें अभी यहाँ पर सीखा आपने कि नेचर ऑफ द सब्सटेंस एंड टेम्परेचर दोनों पर वेरी करता है, और डिवाइस इक्वेशंस में बताऊंगा कि आगे वो कैसे वेरी करता है बेटा। तो ये दोनों चीज़ों पे वेरी करता है। अब पहले तो अब यहाँ डिफिनीशन हम लोग लिख दिया जाए एक लाइन कि स्पेसिफिक हीट का एक्चुअली डिफिनीशन क्या है, हम लोग कैसे इसको रिप्रेजेंट करेंगे। तो चलो बेटा आ जाओ एक लाइन थोड़ा सा डिफिनीशन देख लिया जाए इनका कि डिफिनीशन क्या है बेटा ऐसा। चलो बेटा आ जाओ, कम ऑन द पॉइंट। अब स्पेसिफिक हीट, तो अब हम लोग देखने जा रहे हैं कि स्पेसिफिक हीट का डिफिनीशन क्या बेटा। तो अभी आपने देखा है कि Q इक्वल टू एम एस डेल्टा थीटा आया था ना। अब यस की वैल्यू निकालनी थी, तो यस बराबर कितना हुआ, तो Q अपान एम इंटू डेल्टा थीटा, यही हुआ। अब सपोज किया जाए बेटा यहाँ से कि यम का मान जो मास है, यम क्या है, मास ऑफ द सब्सटेंस, डेल्टा थीटा क्या है, टेम्परेचर, क्यू क्या है, अमाउंट ऑफ द हीट रिक्वायर्ड। सपोज किया जाए कि एम की वैल्यू है 1 ग्राम। सपोज किया बेटा एम की वैल्यू है 1 ग्राम, यानी कि द्रव्यमान मास कितना है 1 ग्राम, और डेल्टा थीटा मीन चेंज इन टेम्परेचर, इक्वल टू 1 डिग्री सेल्सियस है। तो यह भी 1 और यह भी 1, तो यस बराबर कितना आया बेटा, क्यू, यस बराबर क्यू। तो देयरफॉर यू कैन राइट व्हाट इज द डेफिनेशन, तो देयरफॉर यू कैन राइट द स्पेसिफिक, व्हाट इज द स्पेसिफिक हीट, तो यू कैन राइट द स्पेसिफिक हीट इज द क्या, amount of heat required to reach temperature of 1 gram substance by 1 डिग्री सेल्सियस। तो कहीं पर भी 1 ग्राम कोई भी सब्सटेंस हो, उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जिस अमाउंट ऑफ हीट की आवश्यकता होती है बेटा, उसी को कहते हैं क्या, उसी को कहते हैं स्पेसिफिक हीट कहते हैं उसको। अब वही बात है, तो स्पेसिफिक बेटा होता क्या है, ये हम लोग क्लियर हो गए। द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ एनी सब्सटेंस ऑफ एनी बॉडी, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ एनी सब्सटेंस, 1 ग्राम कहना जरूरी है बेटा, तो 1 ग्राम ऑफ एनी सब्सटेंस बाई 1 डिग्री सेल्सियस इज नोन एज स्पेसिफिक हीट। ओके, तो उसी को हम लोग स्पेसिफिक हीट कहते हैं। अब जैसा देखो बेटा, अब स्पेसिफिक हीट, अब एक बात और हम लोग देखा वहाँ पर जो देखे हम लोग बेटा कि जो हाइड्रोजन है उसका 3.5 है, तो हाइड्रोजन है, यानी कि एक बात क्लियर हो गई यहाँ से। क्या क्लियर है बेटा, एक बात ये क्लियर हम लोगों को हुई कि जो स्पेसिफिक हीट होता है ना, क्या बेटा, जो स्पेसिफिक हीट होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 क्या बेटा 1 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, 1 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, 1 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, यानी कि जिसका मॉलिक्यूलर वेट जितना ही ज़्यादा होगा उसका स्पेसिफिक हीट उतना ही कम होगा। जैसे जैसे सब्सटेंस एलिमेंट हैवियर होता जाता है उसका स्पेसिफिक हीट घटता जाता है। सीधे शब्दों में कोई भी सब्सटेंस, कोई भी वस्तु 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने में जितना अमाउंट हीट लेती है उसी को उसका स्पेसिफिक हीट कहते हैं। वह सब्सटेंस कितना होना चाहिए, 1 ग्राम, 1 ग्राम। यदि हम केस में बोलेंगे
MKS में बोलेंगे तो आप 1 kg बोलेंगे, और CGS में बोलेंगे तो 1 ग्राम। तो चूँकि डिफाइन करने के लिए हम 1 ग्राम ही यूज करते हैं बेटा CGS में, तो 1 ग्राम बोलेंगे। तो किसी भी सब्सटेंस का 1 ग्राम सब ले लिया जाए और उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाया जाए, तो जिस हीट की आवश्यकता होगी उसी को हम लोग कहते हैं स्पेसिफिक हीट। ओके बेटा, और यह किन किन बातों पर डिपेंड करता है तो ऊपर हम लोग डिस्कस कर चुके बेटा, ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि वह किन किन बातों पर डिपेंड करता है, सब कुछ डिस्कस हो चुका है बेटा। चलिए और आगे बढ़ा जाए, आइए और आगे बढ़ते हैं बेटा, और आगे चलते हैं बेटा। आप जरा देखिएगा, तो यहाँ पर हम लोग देख चुके हैं कि स्पेसिफिक हीट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/मॉलिक्यूलर वेट। ओके बेटा, तो स्पेसिफिक हीट ये मीन्स क्या ले सकते हैं आप, यस प्रोपोर्शनल टू 1/मॉलिक्यूलर वेट। ओके बेटा, तो दिस इज द। अब एक बात यहाँ पर देखा जाए तो जो सब्सटेंस, जो मटेरियल होते हैं ना, जो मेटल होते हैं, तो वो अच्छे कंडक्टर होते हैं। तो यदि हम थोड़ा सा कंडक्टिविटी कंपटीशन में क्या पूछा जा सकता है बेटा, तो देखा जाए कि फॉर मेटल तो हम देखते हैं कि मेटल गुड कंडक्टर होते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ किसका, गुड कंडक्टर ऑफ किसका किसका बेटा, दोनों का, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड और क्या, एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो देखो बेटा, तो जो मेटल होता है ना, तो मेटल्स आर जनरली ऑल मेटल्स ना, तो जनरली ऑल मेटल्स यस गुड कंडक्टर ऑफ किसका किसका, केवल हीट का नहीं, केवल इलेक्ट्रिसिटी का नहीं, दोनों का। तो सभी मेटल्स जनरली गुड कंडक्टर होते हैं बेटा, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का। अब यह ध्यान देना बेटा, कंपटीशन में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वह थ्योरी ही होती है, कैसे ट्विस्ट करके पूछी जाती है, मैं उसे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। देखो बेटा कैसे कैसे क्वेश्चन बनेंगे यहाँ से। अब ये डाटा सब कुछ यदि आपको याद है ना, ये सब कुछ याद है, तो कहीं कुछ दिक्कत होने वाली है नहीं। कंपटीशन बहुत, मैं इसी दिक्कत बेटा, फिजिक्स बहुत ईजी है, बस आपको कोई अच्छी तरह से ना रूट लेवल से, बिल्कुल ही रूट लेवल से, जीरो लेवल से आपको कोई समझाने वाला मिल जाए, बस फिजिक्स बहुत ही आसान बेटा, सब निकल जाएगा। ओके, देखिए भी एकदम जीरो लेवल से समझिए, कितना समय लगता है, 2 मिनट 4 मिनट 10 मिनट 20 मिनट 1 घंटा, ये एकदम बेस तैयार हो गया बिना जीरो से। अब आगे जब न्यूमेरिकल में कराऊंगा, टफ से टफ न्यूमेरिकल कराऊंगा, आपको पता ही नहीं चलेगा कि यहाँ क्या है, कुछ भी नहीं। तो सिस्टमैटिक पढ़ने की जरूरत है। अब सीधे पढ़ेगा, पता चला कि ये वर्क दे दिया, वर्कशीट दे दिया और ये दे दिया, वो दे, ऐसे नहीं होता बेटा। जीरो से पढ़िए, अपने कंसेप्ट को इतना बेस इतना मजबूत बनाइए, और आसान से न्यूमेरिकल से शुरू करिए, पहले आसान क्वेश्चन सॉल्व करिए, बढ़ते हुए चले जाइए, एकदम से टॉप न्यूमेरिकल शुरू, जो भी आज तक आए हैं एग्जाम में 20 साल में, पीछे के 20 साल के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर दीजिए। ओके बेटा, कम ऑन। देखो तो अब हम बेटा बात हो रही थी यहाँ पर, तो हीट और इलेक्ट्रिक दोनों के, मेटल दोनों के गुड कंडक्टर होते हैं। और हम यह देखते हैं बेटा कि जो मेटल होते हैं ना, उनके ध्यान दीजिए कि मेटल है कोई, यानी कि लोहा है मान लो, या कॉपर है, या स्टील है, कुछ भी है, तो आप उसका टेम्परेचर बढ़ाइए तो तुरंत गर्म हो जाएगा, इसका मतलब क्या हुआ कि कंडक्टिविटी ज़्यादा है। तो मेटल का तो कंडक्टिव, यानी कि मेटल की कंडक्टिविटी ज़्यादा होती बेटा ना। देखो कंडक्टिविटी, तो आप दूसरे शब्दों में कहेंगे कंडक्टिविटी इलेक्ट्रिकल और थर्मल दोनों, तो थर्मल कंडक्टिविटी और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी दोनों ज़्यादा होती है, तो कंडक्टिविटी क्या होती है, मोर ज़्यादा होती है। और हम ये देखते हैं कि गैसियस स्टेट में जो सब्सटेंस होते हैं उनका स्पेसिफिक हीट ज़्यादा होता है, और जो मेटल में होते हैं उनका कम होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि स्पेसिफिक हीट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कंडक्टिविटी, यानी कि स्पेसिफिक हीट प्रोपोर्शनल टू 1/कंडक्टिविटी। आप समझिएगा ठीक से, अच्छी तरह समझना। बहुत कन्फ्यूजनल क्वेश्चन होते हैं, बच्चे गलत मार देते हैं, थ्योरेटिकल क्वेश्चन गलत कर देते हैं बेटा। तो स्पेसिफिक हीट प्रोपोर्शनल टू 1/कंडक्टिविटी, यानी कि स्पेसिफिक हीट जिसका हो जा ज़्यादा उसकी कंडक्टिविटी होगी कम, और जिसकी स्पेसिफिक हीट होगी कम उसकी कंडक्टिविटी होगी ज़्यादा।
तो अब जैसे 2 मेटल में यदि आपको कंपेयर करना हो, 3 मेटल में कंपेयर करना हो, तो बस तुरंत ये देखेंगे किसी की कंडक्टिविटी सबसे ज़्यादा, तो जिसकी कंडक्टिविटी सबसे ज़्यादा उसकी स्पेसिफिक हीट सबसे कम। ले बेटा, चलो अब तो बात हो गई। तो अब हम लोग देख लिए बेटा कि यह स्पेसिफिक हीट ना, स्पेसिफिक हीट का क्या होता है। ओके, स्पेसिफिक क्या होता है। चलो अब यहाँ पर चलते फिर और थोड़ा आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ा जा तो यहाँ सब क्लियर करते जाना बेटा। एक बार फिर से रिवाइज कर लिया जाए, चाहे तो सब क्लियर हो बेटा, नोट करते जाइए फटाफट। हाँ, सब कुछ पढ़ते जाइए। और अब वीडियो तो आपके पास है ही बेटा, तो वीडियो आपके पास है ही, चैनल है ही आपके पास बेटा। तो एक बार मान नहीं समझ में आए फिर दूसरी बार तीसरी बार तो अच्छी तरह से उसे रिवाइज करिएगा उसको बेटा, और नोट्स बना लीजिए। हाँ, और सब्सक्राइब करना तो पक्का मत भूलना बेटा, सबसे पहले ज़रूरी तो बेटा सब्सक्रिप्शन है, क्योंकि सब्सक्राइब करोगे तो थोड़ा मैं और आपको और अच्छी अच्छी चीज़ें और थोड़ा सा मेहनत से मैं आपको, मैं तो ऐसे भी करूँगा ना बेटा, लेकिन यह है कि आप करोगे थोड़ा अच्छा लगेगा हमको। चलो बेटा, तो स्पेसिफिक तो यस, तो स्पेसिफिक प्रोपोर्शनल टू 1 कंडक्टिविटी, क्योंकि जानते हो बेटा ये चीज़ और भी है कि अभी तक ऑफलाइन में थे और ऑनलाइन में अभी तुरंत अभी स्टार्ट हुआ बेटा। ये बस 2 दिन 4 दिन पहले अभी ये देखो बोर्ड आया है, और अभी बस 2सा या 3सा वीडियो अभी होगा बेटा जो अभी पढ़ रहा। बाकी सब इससे पहले चाक वाला चल रहा था वह ना, लेकिन अब फुल फेज में आ गया हूँ बेटा, इसी में ऑनलाइन में फुल फेज आ गया हूँ। ज़बरदस्त सुबह से लेकर शाम तक आपको ज़बरदस्त मिलने वाला है, और ऐप बनवाने जा रहा हूँ। इसी पर रेगुलर क्लासेज जैसे ऑफलाइन में बैठ के चलती है वैसे ऑनलाइन हम सीधे डायरेक्ट क्लास करेंगे बेटा। चैप्टर नंबर 1 से स्टार्ट होगा, पूरा फुल ईयर कोर्स होगा बेटा ना, तो सब कुछ सिर्फ स्टार्ट होने जा रहा है अभी। लेकिन तब तक अभी आप इसका हाँ पढ़ो तब तक किसी पर ऐसे ही बेटा यूट्यूब पर जो भी आ रहा है। चलो बेटा, हो गया। तो स्पेसिफिक हीट प्रोपोर्शनल टू 1 कंडक्टिविटी हो गई। अब जा देखना बेटा, अब जैसे भी यहाँ पर देखे होंगे कि 1 कैलोरी 1 कैलोरी, तो अब यहाँ थोड़ा सा डिफाइन कर लिया जाए कि 1 कैलोरी क्या होता है बेटा। 1 कैलोरी क्या होता है, तो अभी तो जानते हैं कि कैलोरी, तो कैलोरी क्या बेटा, दिस इज द यूनिट ऑफ द मेजरमेंट ऑफ द हीट। तो 1 कैलोरी होता क्या है, तो अमाउंट ऑफ हीट, तो लिख देना बेटा कि इसको कैसे डिफाइन करेंगे। तो अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, amount of heat required to reach temperature of 1 gram substance, 1 gram substance from 14.5 degree Celsius to 15.5 degree Celsius। हो बेटा, तो 14.5 डिग्री सेल्सियस से 15.5 डिग्री सेल्सियस तक 1 डिग्री सेल्सियस, 1 डिग्री सेल्सियस हुआ ना, तो 14.5 डिग्री सेल्सियस से 15.5 डिग्री सेल्सियस 1 ग्राम सब्सटेंस या 1 ग्राम सब्सटेंस में ये क्या लिया जाता है बेटा, यहाँ पर वाटर, यहाँ पर लिया जाता है बेटा वाटर लिया जाता है यहाँ पर ना, वाटर के लिए स्पेशली वाटर लिया जाता है बेटा, सब्सटेंस में वाटर लेते हैं। तो वाटर 14.5 डिग्री सेल्सियस 15.5 डिग्री सेल्सियस, तो अमाउंट ऑफ द हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम वाटर कर सकते हो डायरेक्ट बेटा यहाँ पर, फ्रॉम 14.5 डिग्री सेल्सियस to 15.5 डिग्री सेल्सियस इज कॉल्ड क्या बेटा, इज कॉल्ड क्या, इज कॉल्ड 1 कैलोरी। उसी को कहते हैं बेटा 1 कैलोरी। ओके, तो कैलोरी क्या होता है, तो कैलोरी और जूल क्या होता है बेटा, दोनों में अंतर आप समझे। एक कैलोरी में कितने जूल होते हैं, तो 4.23 होता है, लेकिन हम जनरली 4.2 लिखते हैं उसको बेटा। अब आ जाओ और आगे बढ़ते बेटा, और आगे यहाँ चलते हैं हम लोग, अगला पॉइंट चलते बेटा, अगला देखना बेटा और आगे। अब सवाल ये हुआ बेटा कि यहाँ पर हमने देखिए लिखा था कि रिक्वायरमेंट ऑफ द हीट ना बेटा, आ जाओ फिर से उस पॉइंट पर, रिक्वायरमेंट ऑफ हीट। कहीं पर भी जब हीट की आवश्यकता होती है तो उसके हीट के बेटा गैसियस स्टेट को अभी मैं छोड़ दे रहा हूँ, तो हीट सॉलिड और लिक्विड के लिए मात्र 2 ही फार्मूले होते हैं। तो नंबर 1 पे अभी हम लोगों ने यहाँ पर नंबर 1 पर था कि बेटा कि Q इक्वल टू ml था, और नंबर 2 पर था क्या, Q इक्वल टू m/s डेल्टा थीटा था। बहुत ही आसान सा बेटा, ऐसा मैं टेक्निक सिखाऊंगा कि एक भी न्यूमेरिकल कहीं मिस होने का कोई चांस ही नहीं होगा आपको। चलो बेटा अब जा देखना, हाँ पीछे की सारी बातें नोट करते रहना बेटा, बहुत ही अच्छी, बहुत ज़रूरी है, सारा कुछ याद रहे, नोट रहे।
तो क्यू क्यों? क्योंकि अभी आगे जैसे जो न्यूमेरिकल आगे बढ़ेगा बेटा, वीडियो जैसे आगे बढ़ेगा तो न्यूमेरिकल भी आएगा और न्यूमेरिकल में उन्हीं फार्मूले की जरूरत पड़ेगी। चलो बेटा, अब ये इस दो फार्मूले पर आपको फोकस करना है यहाँ पर। अब सवाल है बेटा कि पहले हम इसको प्रूफ किए हैं, इसको पहले क्या कि स्पेसिफिक हीट समझाना था, तो हम पहले यहाँ पर पहले इसको लिया गया है। तो Q इक्वल टू एम एस डेल्टा थीटा, हम इस इक्वेशन का यूज कब और कहाँ करेंगे, पहला पॉइंट तो ये हुआ। और यह जो Q इक्वल टू एम एल है, हम इसका यूज कहाँ पर करेंगे? तो पहले वाला इस नंबर पे चलते हैं बेटा। जब भी कहीं पर भी टेम्परेचर में चेंज हो रहा हो, वेरिएशन हो रहा हो, यानी वस्तु का टेम्परेचर बढ़ रहा हो, तो जब भी कहीं पर वस्तु का टेम्परेचर लगातार बढ़ रहा हो ना, उस जगह पर हम यूज करेंगे क्या? एम एस डेल्टा थीटा। क्यों? क्योंकि देख रहे हैं बेटा, साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ पर डेल्टा थीटा है ना, यह डेल्टा थीटा क्या है? चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर है बेटा। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि साफ दिख रहा है चेंज इन टेम्परेचर है। तो जब भी टेम्परेचर में चेंज हो रहा हो, यानी मान लीजिए कोई वस्तु 10 डिग्री सेल्सियस पर 50 हो गई, या किसी वस्तु का टेम्परेचर हमको 10 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस करना है, 5 से लेके हमको 10 करना है, तो कहीं पर परिवर्तन जब हो रहा होगा तो बेटा हम इस इक्वेशन को यूज करेंगे। हमेशा बैठा लो दिमाग में। अब नंबर 1 पर चलते बेटा, इसका यूज कब होगा? तो इसका यूज तब होगा जब वस्तु का स्टेट चेंज हो रहा हो। अब जब बेटा आ जाइए एक्सप्लेन करूँ, अब हम इस पर चलते बेटा। यह तब यूज होगा व्हेन, हाँ बेटा, यह कब यूज करेंगे हम? तो हम लोग इसको यूज करें बेटा। चल बेटा यहीं पे लिख देते हैं, आ जाओ। तो इसको हम लोग तब यूज करेंगे बेटा कि जब हम लोग ना व्हेन स्टेट चेंजेज, मीन्स स्टेट चेंज का मतलब क्या हुआ बेटा? कहीं पर जैसे मान लो ना बेटा सॉलिड है और सॉलिड की चेंजिंग हो रही है लिक्विड में, जैसे आइस है और आइस मेल्ट हो रहा है लिक्विड में, या लिक्विड है सपोज कर बेटा, सपोज करो लिक्विड है और ये वेपर में चेंज हो रहा है, हो बेटा। तो जब कभी यह स्टेट हो रहा होता है या सॉलिड है और डायरेक्ट चेंज हो रहा है वेपर में, तो यदि कहीं सॉलिड का लिक्विड में हो रहा हो चेंजिंग, या लिक्विड का वेपर में चेंजिंग हो रहा हो, या सॉलिड का सीधा वेपर में चेंज हो रहा हो, तो जब कहीं पर भी चेंज हो रहा होता बेटा, तो उसी को कहते हैं ना, तब हम लोग ये वाला फार्मूला यूज करेंगे, Q बराबर ml। और सवाल ये है ऐसा क्यों? क्वेश्चन क्या है कि ऐसा क्यों? इसलिए बेटा जब भी आप कभी स्टेट चेंज करते हो, कहीं पर भी जब स्टेट चेंज हो रहा होता है ना, तो वह हमेशा ऑलवेज क्या बेटा, अब यहाँ पे आइएगा, स्टेट चेंज, नो बेटा स्टेट चेंज, ओके, ऑलवेज एट फिक्स्ड टेम्परेचर। स्टेट चेंज ऑलवेज टेक प्लेस एट फिक्स्ड टेम्परेचर। जैसे मान लो बेटा कि यहाँ पर ना, जैसे मान लीजिए कि यह कोई सॉलिड है, यह कोई सॉलिड है और हम इसको हीट दे रहे हैं, बेटा, और जब हीट दे रहे हैं, अब ये लिक्विड में इसका कन्वर्जन हो रहा है, अब ये लिक्विड में कन्वर्जन हो रहा है इसका। सपोज करिए कि ये आइस है और हम इसको हीट दिए, बेटा, और ये ना ये लिक्विड में कन्वर्जन हो रहा है इसका, ये लिक्विड में कन्वर्ट हुआ बेटा, ये लिक्विड में कन्वर्ट हुआ। जब तक पूरा का पूरा सॉलिड यानी कि आइस मेल्ट नहीं हो जाएगा, तब तक इसका टेम्परेचर बढ़ नहीं सकता। ये बात याद रखना बेटा कि हमेशा ही
स्टेट चेंज में टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, यानी कि स्टेट चेंज ऑलवेज एट फिक्स टेम्परेचर। और यही जो फिक्स टेम्परेचर होता है बेटा, यही जो फिक्स टेम्परेचर होता है ना, बेटा यही जो फिक्स टेम्परेचर होता है ना, तो एक सेकंड बेटा, हाँ बेटा चलो, तो यही जो फिक्स टेम्परेचर होता है, इसी फिक्स टेम्परेचर को, बेटा आ जाओ, हाँ चलो बेटा, अभी नया बोर्ड है इसलिए थोड़ा, चलो बेटा तो आ जाओ हम लोग कहीं, हाँ आ जाओ अब यहाँ पे, चलिए ठीक है, ओके, हाँ चलो बेटा तो आ जाओ बेटा। तो ये जो फिक्स टेम्परेचर है ना, तो फिक्स टेम्परेचर को क्या कहते हैं, तो यही जो फिक्स टेम्परेचर है, जो फिक्स टेम्परेचर है बेटा, इसको क्या कहते हैं, इसको को कहते हैं बेटा ना मेल्टिंग पॉइंट। क्या, मेल्टिंग पॉइंट का बेटा मीन्स जब कभी भी कोई सॉलिड किसमें कन्वर्ट हो रहा होता है, लिक्विड में, तो कन्वर्जन के दौरान बेटा, कन्वर्जन के दौरान टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, और जब टेम्परेचर कांस्टेंट, तो जिस टेम्परेचर पर वह कन्वर्जन हो रहा होगा उसी टेम्परेचर को क्या बोलते हैं बेटा, उसी को कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट। यदि हम बात करें ना बेटा, यदि हम बात करें किसका, यदि हम बात करें बेटा आइस का, तो आइस का फ्रीजिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट, याद रखना बेटा, मेल्टिंग पॉइंट दोनों ही 0 डिग्री सेल्सियस होता है बेटा। आइस का फ्रीजिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट दोनों ही 0 डिग्री सेल्सियस होता है बेटा, दोनों। यानी कि यदि वाटर का टेम्परेचर 0 डिग्री हो जाए तो वह आइस में चेंज, आइस बनेगा, यानी कि आइस का फॉर्मेशन होगा। मीन्स क्या कि मीन्स टेम्परेचर पूरा होल वाटर का, याद रखना बेटा कि जैसे मान लीजिए कि कोई तालाब है, तो यह टॉपिक मैं ट्रांसफ़र ऑफ हीट में बेटा 3 लेक्चर दिया हूँ आपको, 3 वीडियो है ट्रांसफ़र ऑफ हीट यानी हीट कंडक्शन का, बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो बेटा, उसको ज़रूर पढ़ डालिएगा, क्योंकि वहाँ से आपका न्यूमेरिकल बिल्कुल फिक्स है। अब वहाँ पे क्या कि हीट क्या होता है, हीट का ट्रांसफ़र कैसे होता है, फिर जो कंडक्शन होता है वो क्या होता है, जो कन्वेक्शन होता है वो क्या होता है, फिर डिफ्यूजन होता है वो क्या होता है बेटा, सब कुछ वहाँ पर बहुत ज़बरदस्त पढ़ाया हो बेटा, सब कुछ वीडियो बना हुआ है। 2 कंडक्टर आपस में सीरीज में रहेंगे तो उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, उसकी इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी क्या होगी। 2 यदि पैरेलल में होंगे तब उनका थर्मल इक्विवेलेंट कैपेसिटी क्या, इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी क्या होगी, और बहुत कुछ शॉर्टकट फार्मूला वहाँ पर दिया हूँ, बहुत ही अच्छे अच्छे टिप्स दिया हुआ बेटा, वहाँ पर जो न्यूमेरिकल देते हैं आंसर मार देंगे आप। लेकिन अभी उसमें 2 वीडियो बेटा, 2 वीडियो न्यूमेरिकल का भी और आएगा। तो हीट कंडक्शन का 2 अभी न्यूमेरिकल बेटा बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं जो अभी आए हुए हैं पिछले
8-10 साल के अंदर वो, और प्लस और गेस्ट क्वेश्चन। तो मैं अभी आपको 2 वीडियो अभी हीट कंडक्शन का मैं अभी और दूंगा, लेकिन पहले उतना जितना है उतना पढ़ डालिए, 1, 2, 3 लेक्चर पढ़ डालिए उसका, है बेटा। तो चलिए, तो अब यहाँ पर लोग बात करें बेटा कि फ्रीजिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट। तो जब भी देखो बेटा, तो कहीं पर जब आइस है, जैसे मान लीजिए, हाँ ध्यान देना बेटा कि जैसे मान लो एक तालाब है, तो देखते होंगे कि तालाब का जो वाटर है, ठंडक के मौसम में देखें तो उसमें से वेपर निकलता हुआ दिखाई देता है ना। सपोज करिए कि पूरे तालाब का, पूरे पॉन्ड का, तालाब का या लेक का जो भी कुछ है बेटा, सपोज कि पूरा वाटर का टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस हो गया है, और ऊपर टेम्परेचर, एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर -10 डिग्री सेल्सियस या -2 डिग्री सेल्सियस है। क्यों? क्योंकि यदि ऊपर का टेम्परेचर, एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर कम नहीं होगा तो हमेशा हीट का नियम है फ्लो का बेटा कि वह हमेशा ही हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ हमेशा फ्लो करता है। तो हीट का फ्लो हमेशा हायर से लोअर होगा। अब इस जैसे तालाब में जो पानी है उसको जमना है, यानी जमने का मीन्स क्या हुआ, फ्रीज कर होना है। फ्रीज मतलब फ्रीजिंग आइस बनना है बेटा। तो जब आइस का फॉर्मेशन होना है बेटा, ध्यान देना कि जब आइस का फॉर्मेशन होना है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर बेटा, ये मान लीजिए वाटर है ना बेटा, ये तो एक तालाब है। अब ये इसका पूरा टोटल वाटर जो है इस तालाब का बेटा ना, ये तालाब है, सपोज करें कोई पॉन्ड है, तो इसका यहाँ वाटर जो भी है, और यह किस पर हो गया है अब, 0 डिग्री सेल्सियस पर। तो पूरा का पूरा वाटर, तालाब का वाटर पूरा नीचे से ऊपर तो 0 डिग्री सेल्सियस हो गया है। अब इसमें से जब तक इसकी हीट निकल करके बाहर नहीं जाएगी बेटा, मैक्सिमम जो हीट वेपर के साथ वेपराइज होगा मॉलिक्यूल, तो वह जब वेपराइज होगा तो वह हीट लेगा, और हीट ले करके जानते बेटा कि वेपराइजेशन हर टेम्परेचर पर होता रहता है। वेपराइजेशन, ध्यान देना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड। यदि कहा जाए कि वेपराइजेशन किस टेम्परेचर होता है, तो और आपका आंसर दे दिया जाए, ऑप्शन दे दिया जाए बेटा कि 100 डिग्री सेल्सियस, अप्रॉक्सीमेट 100 डिग्री सेल्सियस, सम मोर देन 100 डिग्री सेल्सियस, सम लेस देन 100 डिग्री सेल्सियस, किस पर मारेंगे निशान? और एक कर दिया जाए उसमें नन ऑफ दीज, तो किस पर मारना है? नन ऑफ दीज पर। क्यों? क्योंकि वेपराइजेशन ऑलवेज टेक्स प्लेस एट ऑल टेम्परेचर, हमेशा वेपराइजेशन होता रहता है। वेपराइजेशन का मतलब क्या हुआ कि जो लिक्विड है उसके मॉलिक्यूल्स एनर्जी ले करके, जो मॉलिक्यूल के बीच में मॉलिक्यूलर बॉन्ड बना हुआ है बेटा, उसे ब्रेक कर रहे हैं, टूट रहे हैं और स्पेस में चले जा रहे हैं अधिक एनर्जी के कारण। तो यानी कि वही आपको दिखता है तालाब में वगैरह, क्या दिखता है, कहता है कि उसमें से वेपर निकलता रहा है, कंटिन्यूस निकल रहा है। तो जब ऊपर का टेम्परेचर कम होगा तभी तो 0 डिग्री सेल्सियस पे वाटर खुद ही है, तो जब 0 से कम रहेगा तब तेज़ी से वो निकलेगा, तभी ना फ्लो होगा। ओके, तो देखो बेटा, तो इसीलिए अब देखो जब यहाँ पर वेपराइजेशन होता रहता है तो यहाँ का टेम्परेचर -θ डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, क्योंकि ये खुद ही 0 डिग्री सेल्सियस है। अब हुआ क्या कि इसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस क्या बना रहेगा, कांस्टेंट बना रहेगा। कब तक? जब तक कि पूरे तालाब का वाटर ना आइस नहीं बन जाएगा। और बनना कहाँ से शुरू होगा? ऊपर से। क्यों? क्योंकि ऊपर से ही ऊपर के जो भी मॉलिक्यूल है पहले वही अपने टेम्परेचर को मिनिमम हीट लॉस करेंगे, और जब वो हीट लॉस करेंगे मॉलिक्यूल वेपर में कन्वर्ट होंगे बेटा, तब एक ऊपर से सतह शुरू होती है, नीचे बनता चला जाता है ऐसे। तो जब वो नहीं बन पाता, जानते हैं कि हीट जो आइस होती है बेटा वो थर्मल की बैड कंडक्टर होती है। तो यही रीजन होता है, तब फिर क्या, यही रीजन होता है ना कि वह जब मोटी आइस बन जाती है तो उसके नीचे का जैसे जैसे आइस का बनना तेज होता रहता है, मीन्स जैसे जैसे आइस बनता है तो वैसे वैसे आइस बनने की जो रेट होती है वह घटती रहती है। और ये लॉन्ग टाइम पूरे तालाब को आइस बनने में एक लॉन्ग टाइम लगता है। रिवर को, समुद्र को, सी को ना बेटा पूरा जमने में इसीलिए बहुत ही ज़्यादा समय लगता है। इसीलिए उसमें जो ऊपर आइस बन जाता है, लेकिन नीचे जीव जंतु जो उसके अंदर रह रहे होते हैं वो उसमें आराम से रह लेते हैं। तो यह पूरा मैं फार्मूला प्रूफ किया हूँ बेटा, उसका आता है यहाँ से न्यूमेरिकल आता है, अभी पिछले साल आया था न्यूमेरिकल नीट में।
तो यहाँ पर मैं वीडियो नंबर 3 में ये मिलेगा, इस पर न्यूमेरिकल मिलेगा, वीडियो नंबर 2 वीडियो नंबर 3 में है बेटा न्यूमेरिकल हीट ट्रांसफ़र ना, प्ले लिस्ट बना हुआ है, हीट कंडक्शन हीट ट्रांसफ़र पढ़ डालिए तीनों वीडियो बेटा। अब आ जाए यहाँ पर, क्योंकि ये हमारा टॉपिक दूसरा बेटा, हम लोग कैलोरीमेट्री पढ़ रहे हैं, तो अब हम इसी पर फोकस करना चाहते हैं बेटा। यहाँ पर आ जाओ देखना, ये तो समझ गए। तो अब यह स्टेट चेंज की बात हो रही है, तो हमारे सामने दो फार्मूला है बेटा, एक है Q इक्वल टू ml, एक है Q इक्वल टू ml और एक है Q इक्वल टू ms डेल्टा थीटा। ओनली देयर आर 2 इक्वेशंस, ओनली देयर आर 2 फार्मूलाज बाय विच यू कैन सॉल्व एनी क्वेश्चंस ऑफ दिस चैप्टर। मात्र 2। कैसे? अभी आगे मजा आएगा, जबरदस्त आने वाला बेटा, जब अभी हम न्यूमेरिकल कराएंगे। अभी देखना कितनी आसानी से सब कुछ सॉल्व हो रहा है। आइए अब जाए देखिए और आगे बढ़ा जाए। तो यह मेल्टिंग पॉइंट बेटा, तो देखो, तो जब सॉलिड से जब लिक्विड में कन्वर्जन हो रहा है तो हमने बोला क्या? मेल्टिंग पॉइंट। ओके बेटा, मेल्टिंग पॉइंट। अब इसको क्या बोलेंगे? फ्रीजिंग पॉइंट, क्योंकि आइस का फॉर्मेशन हो रहा है बेटा, फ्रीजिंग पॉइंट। और अब फिर आइए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और आगे चला जाए बेटा। चलिए तो थोड़ा सा, चलो बेटा, तो थोड़ा सा और आगे चलते हैं हम लोग। हाँ, और आगे चलते बेटा, चलिए। अब है हम लोगों का कि वाटर स्टेट चेंज टॉपिक है बेटा हम लोग का। क्या पढ़ा हम लोग? स्टेट चेंज देख रहे हैं हम लोग। तो अब वाटर का कन्वर्जन किस में हो रहा है? सपोज करें कि वाटर का कन्वर्जन हो रहा है वेपर में। अब ध्यान देना बेटा, जब वाटर का कन्वर्जन वेपर में होता है, अब यह कोई केस लिया जाए, से सपोज करिए बेटा कि ये कोई एक बर्तन है जिसमें वाटर है और हम लोग इसको हीट दिए हुए हैं, हीट दे रहे हैं। देखते हैं इसे मॉलिक्यूल इसमें से निकलने रहते हैं ना बेटा, ये मॉलिक्यूल इसमें वेपराइज हो रहे होते हैं, वेपराइज हो रहे होते हैं। तो वेपराइज मैं कहूँ कि 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो जाए तभी वेपर बनेगा? नहीं, वेपराइजेशन तो कंटिन्यू हर टेम्परेचर पे होता रहता है, मॉलिक्यूल्स निकलते रहते हैं। वो तो किसी भी तालाब में, रिवर में देखो तो मॉलिक्यूल हमेशा निकल रहते हैं, हर टेम्परेचर पर निकलते रहते हैं। टेम्परेचर जितना ज़्यादा होगा निकलने की दर उतनी ज़्यादा होगी। तो बॉयलिंग और वेपराइजेशन में दोनों में डिफरेंस है बेटा। तो अब सवाल यह है कि अब हम यहाँ पर जा रहे हैं बताने क्या बेटा, बॉयलिंग क्या होती है, बॉयलिंग पॉइंट हो बेटा, बॉयलिंग पॉइंट क्या बेटा। तो अब सपोज किया जाए कि ये वाटर है, तो जो भी लिक्विड होते हैं बेटा सबका यह उनके नेचर पे डिपेंड करता है, मेल्टिंग पॉइंट भी सबका नेचर पे डिपेंड करता है। अब वहाँ पर आया था मेल्टिंग, तो देखो बेटा मेल्टिंग, तो हर मेटल का, हर सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट अलग अलग होता है। अब जैसे अब यदि आइस की बात करें बेटा, तो आइस का 0 डिग्री मेल्टिंग भी है, 0 डिग्री फ्रीजिंग भी है। अब ऐसे मान लो लोहा तो बेटा उसका अलग है, प्लेटिनम है अलग है, सिल्वर है तो अलग है, तो सबका मेल्टिंग पॉइंट अलग अलग है। अब यहाँ पर देखो बेटा, यहाँ पर बॉयलिंग की बात कर रहे हैं, तो हर लिक्विड का बॉयलिंग पॉइंट डिफरेंट होता है। तो बॉयलिंग पॉइंट ना डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर, डिपेंड ऑन द नेचर, नेचर ऑफ सब्सटेंस। हाँ बेटा, तो जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वह सब्सटेंस के नेचर पर डिपेंड करता है कि वह सब्सटेंस कौन सा है, वह उसके नेचर पे डिपेंड करता है। अच्छा, जब देखो बेटा, अब जब वाटर के केस में हम लोग सब लोग देखे हैं अपने घर में, वाटर की जब बॉइलिंग हो रही होती है बेटा, जब वाटर की बॉइलिंग हो रही होती है ना, तो यह हमेशा ही फिक्स टेम्परेचर होता है, 100 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री से हमेशा फिक्स है बेटा। ये बॉइलिंग पॉइंट ना बेटा, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इक्वल टू कांस्टेंट, किस पर? जब किस प्रेशर पर? तो इट आल्सो डिपेंड ऑन द प्रेशर, इट आल्सो डिपेंड ऑन द प्रेशर। तो क्या यहाँ पर भी प्रेशर का प्रभाव था, मेल्टिंग पर भी? हाँ, तो यहाँ पर भी था, आल्सो डिपेंड ऑन प्रेशर, आल्सो डिपेंड ऑन प्रेशर। और जो जनरली मेल्टिंग पॉइंट लिखा होता है ना बेटा, तो वह 1 एटमॉस्फेयर पर होता है। अब यहाँ पर मैं आपको एक सीधा बहुत ही अच्छा एग्जांपल दे दूँ यहाँ पर आपको, देखो बेटा, तो यहाँ पर जो प्रेशर पर डिपेंड करता है,
मेल्टिंग पॉइंट, सॉरी यहाँ पर क्या था, बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट प्रेशर पर डिपेंड कर रहा होता है। फॉर एग्जांपल अब ले लिया जाए बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल। अब कहा जाए कैसे, कोई एग्जांपल लेके ले जाए बेटा और कहा जाए कैसे ना। तो चलिए कोई एग्जांपल लेते हैं। अच्छा देखना बेटा, अब कोई एग्जांपल लेते हैं। तो जैसे प्रेशर कुकर ले लिया जाए। हाँ बेटा देखो, प्रेशर कुकर ले लिया जाए तो जानते हैं कि प्रेशर कुकर ले लिया जाए और फिर हम लोग सिंपल सा ले लिया जाए कि जब हम लोग जानते हैं कि पढ़े होंगे आप लोअर किताबों में कि जब हम लोग माउंटेन पर या किसी ऊंचाई पर जा कर के खाना बनाते हैं तो वहाँ पर वह जल्दी नहीं पकता है, जल्दी नहीं बनता है। क्यों? तो अब हम उसके रीजन की बात करें तो जब हम ऊपर जाते हैं अधिक ऊंचाई पर, एटमॉस्फेयर का प्रेशर घट गया, कम हो गया। तो जब प्रेशर कम हो गया बेटा तो बॉइलिंग पॉइंट भी कम हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि व्हेन प्रेशर इंक्रीजेज, व्हेन प्रेशर डिक्रीजेज। ध्यान देना बेटा, बहुत अच्छी तरह से समझिएगा, सब थ्योरेटिकल क्वेश्चन का आंसर है सब। तो व्हेन प्रेशर डिक्रीजेस तो बॉइलिंग पॉइंट आल्सो डिक्रीजेस। अब जैसे मान लीजिए कि कोई हम आइटम लिए हुए हैं और ऊपर जो हम यहाँ पर कोई एक पतीली वगैरह ले लिया जाए बेटा बर्तन, और यहाँ पर जो 100 डिग्री सेल्सियस पर बनता है, ऊपर जब हम गए तो वहाँ पर प्रेशर कम हो गया एटमॉस्फेयर का। तो प्रेशर कम हुआ तो उसका बॉइलिंग पॉइंट भी कम हो गया। पता चला कि वाटर पहले ही बॉयल कर गया। और आप जानते हैं कि जब बॉइलिंग पॉइंट आ जाएगा बेटा, बॉइलिंग पॉइंट, तो जब बॉइलिंग पॉइंट आ जाए तो बॉइलिंग पॉइंट हमेशा कांस्टेंट प्रेशर पर होगा, कांस्टेंट टेम्परेचर पर होता है बेटा। यानी कि जब तक वह लिक्विड बॉयल हो रहा होगा तब तक टेम्परेचर बढ़ ही नहीं सकता। तो जब टेम्परेचर बढ़ ही नहीं सकता तो जो चीज़ इसमें रखी हुई है बना रहे हैं वो बन नहीं पाएगी। ओके, ये है कंसेप्ट। अब तो प्रेशर कुकर की बात कर रहे थे बेटा हम लोग। तो प्रेशर कुकर में क्यों जल्दी बना? तो प्रेशर कुकर अब किस पे काम करता है, पहले तो यह हटाए बेटा। तो प्रेशर कुकर किस पर काम करता है? तो यह देखो बेटा, अब यहाँ पर 1 एटमॉस्फेयर खुला हुआ बर्तन है ना वह, तो वह 1 एटमॉस्फेयर पर काम कर रहा था बेटा, तो इसलिए ऐसा हो रहा था 1 एटमॉस्फेयर पर। अब प्रेशर कुकर के अंदर क्या होता है? प्रेशर कुकर के अंदर बेटा एटमॉस्फेयर 2 होता है, 2 एटमॉस्फेयर हो जाता है। यानी कि प्रेशर कुकर का जो कंसेप्ट हुआ, प्रेशर कुकर में जो प्रेशर कुकर के अंदर जो प्रेशर होता है वह 2 एटमॉस्फेयर होता है बेटा, 2 एटमॉस्फेयर प्रेशर। आज जब प्रेशर 2 एटमॉस्फेयर हो गया ना, तब वहाँ पर जानते बेटा क्या होता है, तब बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज कर गया। और कितना हो गया? 135 डिग्री सेल्सियस के लगभग। तो प्रेशर कुकर के अंदर बेटा 135 डिग्री सेल्सियस के अप्रॉक्स टेम्परेचर होता है यह। तो जब 135 डिग्री, 130 से लेकर के 135 डिग्री के आसपास टेम्परेचर होता है, तो जब 135 डिग्री टेम्परेचर हो गया तो जो चीज़ बेटा 80 डिग्री सेल्सियस पे होनी थी या जो चीज़ 100 डिग्री सेल्सियस पर होनी थी वह कितना जल्दी हो जाएगी। यदि प्रेशर किसी तरह से और बढ़ा दिया जाए तो बॉइलिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट और ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो प्रेशर जब बढ़ाते हैं, इसका मतलब क्या निकला बेटा? इसका मतलब निकला ये हम लोगों का, सॉरी बेटा, क्या निकला इसका मतलब? इसका मतलब निकला ये बेटा, हाँ बेटा, इसका मतलब ये निकला कि जैसे जैसे ना बेटा ध्यान देना कि बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, या एटमॉस्फेयर शब्द हटा दे बेटा, यहाँ पर ले जाओ बेटा। चलो बेटा, बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। ओके बेटा, तो ये था हम लोग का 2। अब ज़रा ध्यान देना बेटा, अब यहाँ पे फार्मूला था मेरा Q इक्वल टू ml, ध्यान देना बेटा। जितना मास सब्सटेंस का मास जितना ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा हीट चाहिए हमको। क्या करने के लिए? यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं बेटा, यहाँ पर हम कर रहे हैं क्या, यहाँ पर क्या कर रहे हैं हम लोग, स्टेट चेंज हो रहा है ना।
स्टेट चेंज हो रहा है बेटा। स्टेट चेंज मीन्स अवस्था का परिवर्तन हो रहा है। अब यह पहले किस में था, ये था आइस, किस में चेंज हो रहा है बेटा, ये हो गया है, बन रहा है लिक्विड। तो याद रहे हमेशा कि यह आइस किस डिग्री सेल्सियस पर होगा, 0 डिग्री सेल्सियस पर। तो जब यह आइस, जैसे बेटा मान लो ये इतना आइस है 0 डिग्री सेल्सियस पर, तो जब यह लिक्विड बनेगा, ध्यान देना बेटा, अब जब यह लिक्विड बना, तो जब यह लिक्विड बनेगा ना बेटा, तो जानते हैं कि स्टेट चेंज हमेशा कांस्टेंट टेम्परेचर पर होता है बेटा, ध्यान रहे, स्टेट चेंज हमेशा कांस्टेंट टेम्परेचर पर होता है। तो जब यह लिक्विड बना तो किस डिग्री सेल्सियस का लिक्विड बना होगा, 0 डिग्री सेल्सियस का बना होगा ना। ऑलवेज ये दिमाग में रहे बेटा, कभी भी मिस ना होने पाए, ऑलवेज। अब जरा देखना, 0 डिग्री तो यह भी है और 0 डिग्री तो यह भी है, तो क्यों यह लिक्विड है और क्यों यह आइस है, हुआ ना। बस ऐसे ही सोचिए, बहुत ही आसान है सब कुछ। क्यों यह लिक्विड, क्यों यह आइस है, सॉलिड है, क्यों यह लिक्विड है। तो अब यहाँ पर ये आइस, ये सॉलिड है बेटा, ये सॉलिड और ये लिक्विड है। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए, अब ध्यान दीजिएगा कि ऐसा इसलिए कि इसको हीट दिया गया, यानी कि Q, और कितना दिया गया, Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, जितना ज़्यादा सॉलिड होगा यानी कि जितना ज़्यादा आइस होगा उतना ही ज़्यादा हीट देनी होगी। तो Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M, जितना ज़्यादा हीट होगा बेटा, या जितना ज़्यादा आइस होगा मेल्ट करने के लिए, उतना ही हमको हीट देना होगा। तो Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M। अब यहाँ पे क्या आया, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, तो Q इक्वल टू ml, क्या आया, Q इक्वल टू प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट Q बराबर ml। अब ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है ना बेटा, यह तो यही जो कांस्टेंट है L, यह हो गया Q अपान M लिख सकते हैं ना, जो कि यह कांस्टेंट है ना। अब इसी L को कहते हैं बेटा लेटेंट, यानी हिंदी में बोलते हैं गुप्त उष्मा। तो L क्या हो गया, लेटेंट हीट। व्हाट इज दिस, इसी को कहते हैं बेटा लेटेंट हीट। अब यदि डिफिनीशन देना हो इसका, तो बेटा यदि आपको यहाँ पर डिफाइन करना हो, तो बेटा यदि आपको यहाँ डिफाइन करना हो, तो आगे बढ़ा जाए, और डिफाइन करना हो कि लेटेंट हीट होता क्या बेटा ना, लेटेंट हीट क्या होता है, ये हमको डिफाइन करना बेटा। तो देखिए जरा डिफाइन किया जाए, डिफाइन करना। अब देखो यार सामने है आपके पास L इक्वल टू Q बाई एम। अब आपने लिखा बेटा कि L इक्वल टू Q बाई एम। Q क्या है, कैलोरी, और M क्या है, किलोग्राम, यानी कि ग्राम। तो कैलोरी पर ग्राम या R, किलो कैलोरी पर किलोग्राम, ओके, या क्या, जूल ना पर किलोग्राम। दिस विल बी यूनिट ऑफ दिस। L इक्वल टू L क्या है बेटा, लेटेंट हीट, यानी गुप्त उष्मा, नाम ही है गुप्त, यानी छिपा हुआ ना, छिपा हुआ, तो गुप्त उष्मा। L इक्वल टू Q बाई एम। अब यदि डिफाइन करना हो यहाँ से बेटा कि कैसे डिफाइन करेंगे, तो देखो जरा साहब, L लेटेंट हीट, तो हमको डिफिनीशन देना बेटा, डिफाइन किया जाए लेटेंट हीट कैसे डिफाइन करेंगे। तो लेटेंट हीट को डिफाइन करने के लिए बेटा क्या करेंगे, यहाँ पर बहुत सिंपल सा बेटा, सिंस L इक्वल टू Q अपान M है ना बेटा, लेट M इक्वल टू कितना मान लिया जाए, 1 kg, तो L बराबर कितना हो गया, Q। तो अब डिफिनीशन कैसे देंगे, डिफिनीशन में कहेंगे कि देयर फॉर द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, ओके बेटा, अमाउंट कैसे डिफाइन करेंगे, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, amount of heat required to change, amount of heat required to change, amount of heat required to change 1 kilogram substance in
लिक्विड, इन लिक्विड यानी सॉलिड है तो, या यहाँ लिक्विड शब्द भी हम हटा सकते हैं बेटा, कोई जरूरी नहीं रहेगा ना कि लिक्विड ही रहे। हो बेटा, तो यहाँ पर देखना कि अब 1 ग्राम सब्सटेंस इन अदर, जो भी रहे ना बेटा, तो जो भी रहे वहाँ पर, तो 1 kg सब्सटेंस, कोई भी यदि 1 kg सब्सटेंस है बेटा, ध्यान देना कि कोई भी यदि 1 kg सब्सटेंस है और उसका 1 kg सब्सटेंस कोई भी है और हम उसका स्टेट चेंज करें बेटा, तो जो 1 किलोग्राम सॉलिड है उसको लिक्विड में चेंज किया, तो जानते हैं कि स्टेट चेंज हो रहा सॉलिड से लिक्विड, टेम्परेचर होगा कांस्टेंट, सॉलिड से लिक्विड को मेल्टिंग बोलेंगे बेटा, तो उसे कहेंगे जिस टेम्परेचर पर, फिक्स टेम्परेचर पर, उसे कहेंगे मेल्टिंग पॉइंट। जस्ट ऐसे ही जैसे मान लीजिए लिक्विड है और वह वेपर में चेंज हो रहा है, वेपर में चेंज हो रहा है, तब उसे क्या बोलेंगे, तब वहाँ पर भी वेपराइजेशन स्टेट में, स्टेट चेंज, लिक्विड से गैसियस स्टेट में जा रहा है, वहाँ पर भी स्टेट चेंज हो रहा है। अब एल की वैल्यू कितनी होती है, तो अब देखो बेटा, आ जाओ, अब चलते हैं थोड़ा और आगे। एल की वैल्यू कितनी होती है, और बेटा तो एल की वैल्यू कितनी होती है, देखिए चलो देखिए, तो एल की वैल्यू कितनी होती है, तो एल बेटा एल इक्वल टू 80 क्या कैलोरी पर ग्राम, किसके लिए, आइस के लिए। तो आइस का देखा गया बेटा कि 1 ग्राम यदि आइस को लिक्विड में चेंज करना है तो 80 कैलोरी हीट की आवश्यकता होती है। ऐसे ही यदि लिक्विड के लिए देखा जाए तो एल लिक्विड मीन्स कि एल वेपर कर दिया है बेटा, एल वेपर या स्टीम, एल वेपर और स्टीम कितना होता है, तो ये होता है 540, हाउ मच, 540 कैलोरी पर ग्राम, 540 कैलोरी पर ग्राम। ओके बेटा, तो अब ये था बेटा लेटेंट हीट, तो ये था लेटेंट हीट बेटा, बेटा तो ये था लेटेंट हीट। तो देखा आपने कि स्पेसिफिक हीट क्या होता है, लेटेंट हीट क्या होता है, और अब हम लोग चलते हैं इसके आगे। अब इसके आगे चलते बेटा, तो यहाँ पर सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी बेटा, और यहाँ पर मैं आप सबको डिलीट कर दूँ और हम लोग चलते हैं और आगे। अब चलिए, तो देखो बेटा, अब है हम लोग का पॉइंट प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री। नाउ द पॉइंट प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री क्या है बेटा, प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री क्या है, बहुत ही सिंपल सी बात है। यदि कहीं पर भी यह एक अवस्था से दूसरे अवस्था में परिवर्तन हो रहा है, या दो ही चीज़ होती है बेटा, ध्यान देना, दो ही चीज़ होती है बेटा। नंबर 1, या तो स्टेट चेंज हो रहा होगा, या तो हीट का एक्सचेंज हो रहा होगा, है कि नहीं। तो पहले कौन आएगा, यह, तब फिर कौन आएगा, यह। ओके बेटा, हमेशा याद रहे ना बेटा, हमेशा याद रहे कि पहले कौन होगा, तो पहले होगा बेटा, चलो बेटा देखो, तो नंबर 1 पे कौन होगा, तो प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री, यानी कि जब भी आप कहीं पर भी या तो हीट दे रहे होंगे, यानी टेम्परेचर या तो बढ़ रहा होगा, तो बोलेंगे क्या बोलेंगे उसको कि टेम्परेचर चेंज हो रहा है, यानी कि टेम्परेचर हीट का एक्सचेंज हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा, टेम्परेचर बढ़ रहा है उस वस्तु का, आप हीट दे रहे हैं उसको, या स्टेट चेंज हो रहा होगा, एक अवस्था से बस दूसरी अवस्था में जा रही होगी। तो जब एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जा रही बेटा, तब पहले वाले के लिए नंबर 1 के लिए क्या लगेगा हम लोग का, तो नंबर 1 के लिए हो गया कि नंबर 1 के लिए Q बराबर ms डेल्टा थीटा, यानी कि टेम्परेचर वेरिएबल है, टेम्परेचर बदल रहा है, टेम्परेचर चेंज हो रहा है, यानी कि हम केवल वस्तु का टेम्परेचर चेंज किए हैं, कितने का, m मास का, यस क्या है स्पेसिफिक हीट, डेल्टा थीटा क्या है चेंज इन टेम्परेचर।
या दूसरा क्या है बेटा, दूसरा है Q बराबर ml। ये कब लगाओगे, जब यम मास को हम अवस्था परिवर्तन करें, या तो लिक्विड से वेपर में करें, गैसियस स्टेट में करें, या नहीं तो सॉलिड से लिक्विड, तब हम ये दोनों फार्मूला क्लियर हो गए दोनों। अब हम चलते हैं आगे, और आगे चलते हैं बेटा, टॉपिक है हम लोगों का प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री। क्या, व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री? ओके, कैलोरीमेट्री का प्रिंसिपल क्या बेटा, चलो आप जैसा देखना बेटा। हाँ, प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री क्या है, चलिए। तो यहाँ पर सिंपल से शब्दों में कहा जाए ना कि हीट जब एक्सचेंज हो रहा होता है तो वह किस नियम को फॉलो करता है। हीट का एक्सचेंज बेटा किस नियम को फॉलो करता है, उसी को कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री। चलो बहुत ही सिंपल सा, हीट बेटा, हीट गिवन, एक शब्द एक लाइन, हीट गिवन बराबर हीट टेकन, हीट गिवन इक्वल टू हीट टेकन। बहुत ही सिंपल सा फार्मूला, बहुत ही सिंपल सा। अब यहाँ पर एक न्यूमेरिकल लिया जाए, फिर दो न्यूमेरिकल लिया जाए, इसको समझने के लिए अब हम लोग चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 1 पर चलते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 पे बहुत ही फैंटास्टिक न्यूमेरिकल हम आपको देने जा रहे हैं बेटा। देखो कह रहा है कि 1 ग्राम बेटा, 1 ग्राम वेपर, 1 ग्राम वेपर poured in a vessel, poured in a vessel, okay बेटा, which contains 1 gram ice, which contain 1 gram ice, what will amount of, what will amount at equilibrium, what will amount at equilibrium। तो बेटा बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन। क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि 1 ग्राम, नहीं बेटा 1 ग्राम वेपर है, ये कोई वेसल है, ये कोई वेसल बेटा, 1 ग्राम आइस है इसके अंदर, और हम बाहर से क्या डाल रहे हैं बेटा, इसमें 100 डिग्री सेल्सियस का वेपर। कितना, 1 ग्राम, 1 ग्राम वेपर डाल रहे हैं हम इसके अंदर। कहीं एनर्जी का कोई लॉस नहीं है बेटा। तो कह रहा है कि इक्विलिब्रियम में, एट इक्विलिब्रियम कंडीशन में आइस कितना होगा और वाटर कितना होगा, वाटर एंड आइस, वाटर रेशियो आइस क्या होगा। ओके, ट्राई टू डू द क्वेश्चन, ध्यान देना बेटा। 1 ग्राम वेपर 1 ग्राम है, और आइस भी 1 ग्राम है। वेसल नॉन कंडक्टिंग है, यानी बाहर से ना एक्सचेंज हीट का नहीं हो रहा बेटा, ना अंदर से बाहर ना बाहर से अंदर। तो कह रहा है कि इक्विलिब्रियम कंडीशन में वाटर और आइस का रेशियो क्या होगा। हो बेटा, चलिए अब इस क्वेश्चन को कैसे करोगे। और बेटा अब हम देखते हैं क्या है, बहुत ही सिंपल। अब यहाँ पर प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री बेटा क्या है, हीट गिवन इक्वल टू हीट टेकन। बहुत ही सिंपल,
यानी हीट गिवन इक्वल टू हीट टेकन। अब यहाँ पर जब भी आपको ऐसा कोई भी क्वेश्चन आवे, और यही आना है बेटा, यही सब क्वेश्चन है, तो कभी भी ऐसे किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बेटा क्या करोगे, हीट गिवन, देने वाला कौन होगा, जिसका टेम्परेचर ज़्यादा था वो देने वाला होगा, लेने वाला कौन होगा, जिसका टेम्परेचर कम है वो लेगा। तो जो देने वाला है बेटा, हीट दे रहा है ना, तो कौन सा फार्मूला लगेगा, Q बराबर एम एस डेल्टा थीटा। जो लेने वाला है वो क्या कर रहा है, तो लेने वाले का टेम्परेचर बढ़ रहा है और देने वाले का टेम्परेचर घट रहा है। दोनों जब एक का बढ़ा और एक का घटा तो दोनों किस पर आएंगे, एक बराबर के टेम्परेचर पर। जिसका घट रहा है वह उसका लोअर मीन्स वह हीट दे रहा है, और जो हीट ले रहा है उसका टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है। इक्विलिब्रियम कब स्थापित होगा, तो इक्विलिब्रियम होगा तब जब दोनों के टेम्परेचर आपस में बराबर हो जाएंगे तब। तो अब जब दोनों के टेम्परेचर आपस में बराबर हो जाएंगे, अब देखो बेटा यहाँ पर क्या है 100 डिग्री सेल्सियस, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है आइस है। आइस किस पर होगा, यह 0 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस। अब तो यही पूछ रहा है कि एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम कंडीशन में क्या होगा। अब यहाँ पर दो बातें पूछा है आपसे कि वाटर एंड आइस का यह कितना ग्राम होगा और ये कितना ग्राम होगा। और दूसरी चीज़ क्या पूछा, दूसरा पूछा यह कि इसके अंदर, वेसल के अंदर का अब टेम्परेचर कितना होगा। क्वेश्चन हमारी समझ से बिल्कुल आपका क्लियर हो गया होगा बेटा। अब इस क्वेश्चन को कैसे करोगे, जल्दी से कॉपी पर आप खींच दीजिए। तो एक, हाँ क्या खींचना बेटा, 1 ग्राम आप वेपर डालिए, किस पर है 100 डिग्री सेल्सियस पर, और अंदर 1 ग्राम आइस है, वो किस पर है 0 डिग्री सेल्सियस पर। अब बताना है, 2 पार्ट है इस क्वेश्चन में। नंबर 1 बताना है कि फाइनल टेम्परेचर वेसल का कितना होगा, टेम्परेचर कौन सा बेटा, टेम्परेचर फाइनल, तो वेसल का अंदर टेम्परेचर कितना होगा। और दूसरा बताना बेटा कि वाटर एंड आइस का जो अमाउंट है उसका रेशियो क्या होगा। नोट कर लिया बेटा। चलिए अब हम चलते इसके साल पर चलते बेटा। अब चलो बेटा देखो, ये है वेसल, ये है वेसल बेटा, और ये सपोज किया जाए कि ये हमारा आइस ना, ये हमारा आइस है बेटा, ये आइस है। तो आइस जब हम वेपर डाले हैं बेटा, जब हम वेपर डाले हैं तो आइस का कुछ हिस्सा क्या किया होगा बेटा, आइस का कुछ हिस्सा मेल्ट किया होगा कि नहीं किया होगा। तो आइस का देखो बेटा, आइस का कुछ हिस्सा मेल्ट भी किया है ना, तो वाटर बना है, कुछ वाटर बना है ना, कुछ वाटर बना बेटा, ठीक। बेटा तो कुछ बेटा, तो कुछ हिस्सा जो है देखो बेटा, तो इसका कुछ पार्ट, इसका कुछ आइस का कुछ पार्ट दो बेटा, ये कुछ पार्ट जो है वाटर बना होगा। ये भी हो सकता है बेटा, ये भी हो सकता है कि पूरा बन गया हो, ये भी हो सकता है कि कुछ हिस्सा ही बना हो। तो यही तो क्वेश्चन है बेटा, यही तो क्वेश्चन है ना। कितना डाला गया 1 ग्राम, यही तो क्वेश्चन बेटा, मज़ेदार क्वेश्चन है, यही तो एक क्वेश्चन है, ऐसे तो क्वेश्चन आएंगे बेटा। ओके अब चलो भाई, चलो बेटा अब देखा जाए इसमें। अब जो देने वाला है तो देखना आप, टेम्परेचर तो हीट नंबर 1 जानते बेटा, व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ द कैलोरीमेट्री, द प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री हीट गिवन इक्वल टू हीट टेकन। देने वाले ने कितना दिया, लेने वाले ने कितना लिया। तो देने वाले ने कितना दिया, जितना देने वाला देगा उतना ही लेने वाला लेगा। तो जितना हीट देने वाला दिया तो लेने वाला तो सब लिया। ओके चलो बेटा, हीट गिवन हाउ मच, हीट गिवन यानी कितना हीट दिया, तो Q1 मान लिया, नाम दे दिया जाए इसको। तो Q1 इक्वल टू यू नो दैट Q1 टू एम एस डेल्टा थीटा, एम एस डेल्टा थीटा। अब देखो बेटा, अब हीट यह चूंकि आइस यह जो वेपर है बेटा, ये तो वेपर कंडीशन में है ना। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बेटा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अब यहाँ पर देखो बेटा, ये तो वेपर है, गैसेस फेज में है ना बेटा। तो पहले सीधे
सीधे यह वेपर सीधे आइस को दे नहीं सकता टेम्परेचर। क्यों? क्योंकि पहले अपने लिक्विड फेज में आएगा ना बेटा। तो यह देखो बेटा, तो अब यह जो हीट Q1 हीट गिवन बाय वेपर, तो डायरेक्ट तो दे नहीं सकता, यह डायरेक्ट दे नहीं सकता बेटा। तो पहले तो क्या बनाएगा, तो पहले तो अपने आएगा किसमें, पहले बेटा अपने आएगा किसमें, अपने पहले लिक्विड फेज में आएगा। तो जब लिक्विड फेज में आएगा तब वो क्या होगा, तो हीट गिवन बाय वेपर Q1 विल बी हाउ मच, तो ml। पहले किस में आएगा वह, ध्यान देना बेटा, वेपर पहले लिक्विड बनेगा ना, और वेपर का टेम्परेचर कितना बेटा 100 डिग्री सेल्सियस, या टेम्परेचर बेटा 100 डिग्री सेल्सियस है ना इसका टेम्परेचर। तो जब इसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस है तो यहाँ लिक्विड बनाया ना, तो एक कन्वर्जन हो रहा बेटा किसका, तो बेटा यहाँ पे कन्वर्जन हुआ, कन्वर्जन ऑफ वेपर इनटू लिक्विड, कन्वर्जन ऑफ वेपर इनटू लिक्विड। तो कितना दिया इस कन्वर्जन में, जानते हो बेटा इसका फार्मूला ml होता है, तो Q बराबर यहाँ 1 ग्राम है। और लेटेंट हीट आइस का कितना होता है 540 होता है बेटा, 540। तो देखो बेटा, तो ये हुआ 540 कैलोरी पर ग्राम हुआ बेटा। तो ग्राम से ग्राम कैंसिल है बेटा, तो Q1 बराबर कितना हो गया 540 क्या 540 कैलोरी, 540 कैलोरी। ओके, आजा बेटा यहाँ पर कितना हो गया, चलो आ जा। तो 540 क्या कैलोरी, तो 540 कैलोरी 1 ग्राम मीन्स 540 कैलोरी हीट यह दिया 540 कैलोरी। तो 540 कैलोरी यह हीट देगा जब पूरा का पूरा 1 ग्राम आइस लिक्विड में चेंज हो जाएगा तब। अब दे दो बेटा, तो अब यह क्या बना होगा, ध्यान दीजिएगा। तो अब ये Q1 बराबर जो बना बेटा, यह यहाँ पर जो बना, अब ये बना क्या, इतना जब हीट दे दिया इसने तो बना क्या। अब यहाँ ध्यान दे बेटा, यहाँ पर ये था हमारा आइस, हमने दिया वेपर दिया। तो जब यहाँ वेपर दिया तो यह वेपर जब दिए तो आइस पर मिलते समय क्या बनाया था, ये क्या बनाया, ये बनाया ना लिक्विड। क्योंकि वेपर ने अपनी स्टेट को चेंज किया, तो यह बनाया लिक्विड। और यह लिक्विड कितने डिग्री सेल्सियस का, 100 डिग्री सेल्सियस का। क्यों? क्योंकि जानते हैं कि स्टेट चेंज हमेशा कांस्टेंट टेम्परेचर पर होता बेटा। तो यह वेपर, ध्यान देना बेटा, मैं फिर से लिख दूँ, देखना बेटा क्या पढ़ रहे हो, फिजिक्स। हाँ चलो बेटा आ जाओ, देखो यहाँ तो हाँ इस बात को हम लोग देखने जा रहे हैं। देखना बेटा, अब यहाँ पर वेपर यह किस में चेंज हुआ, 100 डिग्री सेल्सियस का वाटर। और तब फिर अगला फेज क्या आएगा बेटा, तब अगला फेज आएगा टेम्परेचर वाटर ही रहेगा, वाटर ही लोअर टेम्परेचर। ध्यान दीजिएगा, पहले तो आप वेपर है, यह 100 डिग्री सेल्सियस पर है। अब 100 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर यह क्या हुआ, वाटर में चेंज हुआ, स्टेट परिवर्तन हुआ है। तो यहाँ पर Q1 बराबर कौन सा फार्मूला रहा बेटा, Q बराबर mAl। और जब यह लोअर टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस लोअर पर आएगा ना, तब यह हीट देगा फिर से, तब यहाँ पर बनेगा क्या बेटा, तब बनेगा Q2 बराबर mS डेल्टा थीटा। क्योंकि टेम्परेचर में अब चेंज होगा ना, कोई भी लोअर टेम्परेचर मीन्स यहाँ पर लेस देन ना बेटा, कोई भी लोअर टेम्परेचर लेस देन 100 डिग्री सेल्सियस हिस्सा रहेगा थीटा, तब यह हीट देगा। और यानी कि 2 स्टेप में यह हीट देगा पूरा। तो अपना जो पहला वाला, तो अभी तो हम लोग खाली पहला वाला स्टेट निकाले बेटा, Q बराबर mAl।
तो कि भाई मैं कुल कितना दिया 540। यहाँ तक क्लियर है बेटा। देखो अब ये 540 कैलोरी हीट ये दे सकता है, अभी अपने 100 डिग्री सेल्सियस पर ही रहेगा, और यह अपने 100 डिग्री सेल्सियस पर जब मेंटेन रखेगा तो 540 कैलोरी हीट दे चुका होगा और 100 डिग्री सेल्सियस का लिक्विड बन चुका होगा। लेकिन यह तो है 0 डिग्री सेल्सियस पर आइस। यह चूँकि आइस किस पर बेटा, आइस है 0 डिग्री सेल्सियस पर, तो तुरंत अभी अपने टेम्परेचर को नीचे लाएगा ना, तो एक बार फिर हीट देगा तब Q2 देगा। यानी कि यह वेपर 2 बार हीट देगा, एक बार नंबर 1 स्टेट चेंज में और दूसरा अपना टेम्परेचर लोअर जब करेगा 100 डिग्री सेल्सियस से वाटर से लोअर वाटर पर जब आए, लोअर टेम्परेचर की वाटर पाएगा तब। परिणाम क्या हुआ बेटा। अब ये देखा जाए कि आइस के लिए अब हम चलते हैं अब आइस पर। अभी तक हम लोग देखें कि वेपर का क्या हो रहा है, तो वेपर का क्या हो रहा है अभी हम लोग ये देखें। अब हम चलते बेटा देखने कि आइस का क्या हो रहा है। हो गया बेटा। चलिए अब हम लोग बोले बोर्ड उठाना होगा बेटा ऊपर थोड़ा सा। चलो अब जब देखा जाए, हाँ बेटा आ जाओ। देखो तो चल बेटा, तो अब जब देखना आ जाओ बेटा, तो अब देखना यहाँ पर, तो अगला पॉइंट। अब हम लोग पॉइंट बेटा कि ओके बेटा, तो अब है Q1, तो Q1 की वैल्यू आ चुकी थी 540 कैलोरी। ये वैल्यू आ चुकी थी 540 कैलोरी, गिवन किसने दिया, वेपर ने। अब ये देखा जाए कि हमको ज़रूरत कितनी है, वहाँ तो 1 ग्राम ही आइस है, तो रिक्वायर्ड यानी Q2 बराबर क्या हुआ, तो Q2 इक्वल टू कितना बेटा ml, क्योंकि 1 ग्राम आइस है और वह 0 डिग्री सेल्सियस पर है, तो Q2 बराबर ml। तो Q2 बराबर कितना होगा मेल्टिंग के लिए, क्योंकि जब हीट 540 कैलोरी वहाँ हीट है, अभी भी वो 100 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पर है, 100 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पर है अभी वह, और 540 यहाँ पर देखो बेटा 540 कैलोरी वो दे चुका है। अब यह देखिएगा क्या होगा, Q2 क्या हुआ बेटा, Q2 ज़्यादा ध्यान देना बेटा, Q2 का क्या हुआ, तो Q2 का क्या हुआ, Q2 कितना चाहिए मेल्ट होने के लिए इसको, तो 1 ग्राम, 1 ही ग्राम है Q2 ना। ये क्या हुआ बेटा, ये क्या है Q2, यानी कि हीट रिक्वायर्ड टू मेल्ट 1 ग्राम आइस। 1 ग्राम आइस से मेल्ट होने के लिए हीट कितना लगा, तो Q2 बराबर 1 ग्राम इंटू 1 ग्राम के लिए 80 कैलोरी होता है बेटा ना। देखो तो Q2 बराबर कितना हो गया 80 कैलोरी। इसको केवल मात्र 80 कैलोरी चाहिए बस, देखो बेटा 80 कैलोरी ही चाहिए इसको, देख रहे हैं। तो इसको चाहिए मात्र केवल 80 कैलोरी, और हीट वहाँ पर कितना दे रहा है ये, तो यदि वह देख रहे हैं 540 कैलोरी हीट 540 हो रहा है वहाँ पर, तो रिजल्ट क्या निकला बेटा, तो रिजल्ट ये निकला कि ये तो चाहिए बहुत कम और तो बहुत ही ज़्यादा है। इसका मतलब ये हुआ कि कितना हीट की ज़रूरत से कितना, तो ये इसका मतलब ये हुआ बेटा कि पूरा 1 ग्राम वेपर को ना, पूरे 1 ग्राम वेपर को 1 ग्राम वेपर को बेटा लिक्विड में चेंज होने की ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं। देखो क्यों, इसलिए कि बहुत 80 ही चाहिए और वहाँ है 540,
तो क्या कहोगे तब इसके लिए, तब क्या हुआ बेटा, तब ये हुआ, इसका मतलब ये कि ये तो बहुत कम में ही हो जाएगा। तो मतलब ये हुआ, अब कंसीडर किया कि लेट अस कंसीडर क्या बेटा, लेट्स कंसीडर कि m ग्राम की ही जरूरत पड़ी, m ग्राम वेपर रिक्वायर्ड। देखना, ध्यान देना बेटा, 1 ग्राम ही वेपर की जरूरत पड़ी, 1 ग्राम, तो लेट अस कंसीडर m ग्राम वेपर की जरूरत, 1 ग्राम वेपर की जरूरत पड़ी। तो 1 ग्राम चूंकि 540 कैलोरी दे रहा है ना, तो 540 इंटू m बराबर कितना, हमको कितना चाहिए पूरा आइस को मेल्ट करने के लिए, हमको तो चाहिए था मात्र 80, तो इक्वल टू 80। देयरफॉर m विल बी हाउ मच, 80 अपॉन 540 मीन्स कितना, ध्यान देना बेटा। हाँ, और अब एक बात और बेटा, थोड़ा यहाँ पर जुड़ने पर एक लाइन थोड़ा सा और यहाँ पर ले लिया जाए, ध्यान देना बेटा। 80 कैलोरी तो ये होगा, लेकिन अभी हमारा जो आइस है, बहुत ही टेक्निकल क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन बेटा, ध्यान देना। लेकिन हमारा जो वेसल के अंदर बेटा, देखो जो वेसल है बेटा, तो वेसल के अंदर का टेम्परेचर कितना हो चुका है, 100 डिग्री सेल्सियस ना बेटा, वेसल के अंदर। तो वेसल के अंदर टेम्परेचर कितना बना बेटा, वेसल के अंदर का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस है ना। तो इसको भी, तो जो आइस मेल्ट हुआ है बेटा, उसको भी तो जाना पड़ेगा ना, कहाँ, उसको भी जाना पड़ेगा ना 100 डिग्री सेल्सियस पर। क्यों, क्योंकि हीट तो प्रेजेंट है, वहाँ पर। अब आ जाओ, जरा देखना बेटा, तो हाँ यहाँ पे देखना बेटा थोड़ा सा, तो हीट बेटा, हीट प्रेजेंट है यहाँ पर, तो m इक्वल टू सो मच। अब यहाँ पे आ जाओ बेटा, तो अब यह Q2 बराबर क्या हुआ, अब ये तो मेल्टिंग के लिए हुआ, अब यहाँ पर Q3 क्या कौन सी जरूरत पड़ेगी कि 0 डिग्री सेल्सियस वाटर जो बना है, या इसके मेल्ट होने से जो वाटर बना है, अब जो वह वाटर बना होगा बेटा, यहाँ जो वाटर बना होगा इतना हीट पा करके ना, तो वह क्या बना होगा, वह 0 डिग्री सेल्सियस का क्या बना होगा, वाटर बना होगा। तो अब Q3, अब यह 0 डिग्री सेल्सियस का जो वाटर है, अब यह किस में चेंज होने जा रहा है बेटा, 100 डिग्री सेल्सियस के वाटर में चेंज होने जा रहा है। तब क्या होगा, तब Q3 बराबर कितना होगा बेटा, m/s डेल्टा थीटा। m की वैल्यू है 1, स्पेसिफिक हीट आइस का 1, और टेम्परेचर में चेंज कितना हो रहा है बेटा, 100 माइनस 0 यानी कि 100 कैलोरी। ध्यान देना बेटा, यानी कि कुल कितना चाहिए, इक्विलिब्रियम सेटअप होने के लिए कितना चाहिए। अब पूरे वेसल का टेम्परेचर देखना बेटा, अब पूरे वेसल का टेम्परेचर जो आइस आया था वो कितने था, 100 डिग्री सेल्सियस। अब जो वेपर आया था बेटा, जो वेपर आया था वो 100 डिग्री सेल्सियस में था, और जो आइस था बेटा, अब वो पूरा का पूरा आइस मेल्ट हो गया, और इसका टेम्परेचर भी कितना हो गया, 100 डिग्री से पूरा आइस मेल्ट हो गया, और इसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस। अब इसे कहेंगे क्या, अब इसे कहेंगे इक्विलिब्रियम। अब यह कहलाएगा इक्विलिब्रियम बेटा, ध्यान देना बेटा। अब ये इसको कहे, अब इस अवस्था में कहेंगे हम इसको इक्विलिब्रियम। परिणाम क्या हुआ, हमारे पास देखो बेटा, शुरू में यहाँ पे आ जाना, तो पहले हमारे पास कितना हीट था, हम लोग यहाँ लिए थे, देखो ये 500 बेटा, 540 इंटू m लिए थे, अब ये 80 लिए थे ना, तो अब 80 में भी 100 और जुड़ रहा है ना बेटा, तो प्लस 100 कर देना है यहाँ पर बेटा। अब कुल कितना हो गया, 180 हो गया। ओके, एंड नाउ सॉल्व दिस, मीन्स कि m ग्राम यदि वेपर की जरूरत पड़ी हुई हो बेटा, तो m इंटू 540 इक्वल टू 180। ओके, ये पढ़ा ना। तो अब m की वैल्यू कितनी आई, तो m बराबर कितना हुआ, तो m बराबर हुआ बेटा 180 डिग्री अपॉन 180 डिग्री नहीं बेटा, 180 अपॉन 540। 0 से 0 कैंसिल हुआ, ये हुआ कितना 1/3, 1/3।
तो 1/3 क्या m है, ग्राम, तो 1/3 ग्राम। ओके, क्या पढ़ो बेटा, फिजिक्स। अब एक क्वेश्चन आप देख रहे हैं कि कितना अच्छा क्वेश्चन है, टेक्निकल, और आपको एक एक स्टेप में समझा रहा हूँ बेटा। यहाँ पर देखिए तीन, यहाँ पर बेटा ध्यान देना बेटा, यहाँ पर तीन जगह हीट लिखा गया, एक है Q1, एक है Q2 और एक है Q3। Q1 किसने दिया, Q1 कौन है बेटा, Q1 वह है जो वेपर से लिक्विड बनते समय मिला। वेपर का टेम्परेचर कितना था, 100 डिग्री सेल्सियस। तो जब वह आइस को हीट देगा तो डायरेक्ट वेपर नहीं दे सकता बेटा, क्योंकि स्टेट चेंज होना है। तो पहले वेपर लिक्विड में बदलेगा, तो जब वेपर लिक्विड में बदलेगा तो ये स्टेट चेंज हुआ, Q = ml। तो वेपर लिक्विड में चेंज हुआ बेटा, तो वेपर जब लिक्विड में चेंज हुआ तो उसने कितना दिया, 540 कैलोरी। तो 1 ग्राम पूरा जब चेंज होगा तब ना 540 कैलोरी, लेकिन उतने की जरूरत है ही नहीं। तो इसलिए केवल यम वहाँ मान लिया गया कि यम ग्राम ही चेंज हुआ, यानी कि ये अभी देखो कि यम का मान आया 1/3, यानी कितना चेंज हुआ बेटा, केवल 1/3 ग्राम ही वेपर की ज़रूरत पड़ेगी। तो सॉल्व कैसे न्यूमेरिकल किया जाता है, तो 540 मिलता है 1 ग्राम पर, तो उसका 1/3 से ही हमारा काम चल जाएगा। 180 ही चाहिए हमको, तो 1/3 ग्राम से ही काम चल जाएगा। तो 1/3 ग्राम क्या यूज हुआ है, वेपर। तो जब वेपर हो रहा बेटा 1/3 ग्राम वेपर यूज हुआ। अब आपसे क्वेश्चन पूछा था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अब जा देखना बेटा। तो जब तो पूरा कितना था वेपर, पूरा वेपर कितना था बेटा, पूरा वेपर था, वेपर पहले कितना था वेपर बेटा, तो वेपर पहले था बेटा वेपर, तो वेपर पहले कितना था बेटा, 1 ग्राम। कितना यूज हो गया, खर्च हो गया, 1/3 ग्राम। तो रिमेनिंग कितना बचा, रिमेनिंग वेपर कितना बचा बेटा, तो रिमेनिंग वेपर बचा 1 - 1/3 ग्राम, यानी कितना, 2/3 ग्राम। तो 2/3 ग्राम वेपर अभी भी बचा हुआ है। तो 2/3 ग्राम वेपर चूंकि बेटा अभी भी बचा हुआ है। ओके, अब जा देखना आगे, हाँ बेटा। तो 2/3 ग्राम वेपर बचा हुआ बेटा। तो वेपर कितना हो गया, तो वेपर हुआ 2/3 ग्राम वेसल के अंदर, इनसाइड वेसल। ओके, और आइस कितना बचा, आइस होगा पूरा मेल्ट कर गया, आइस होगा 0 ग्राम। वाटर कितना हुआ, तो अब वाटर 1 ग्राम आइस के मेल्टिंग से वाटर आया है, और प्लस 1/3 ग्राम वेपर मेल्ट हुआ है। तो टोटल कितना हुआ बेटा, 314/3, तो 4/3 ग्राम। तो 4/3 ग्राम क्या हुआ है, वाटर। तो 4/3 ग्राम वाटर हुआ। अब और आगे क्या पढ़ रहा है, फिजिक्स। देखो बेटा, IIT क्वालिफाई करने का और नीट क्वालिफाई करने का यही स्टैंडर्ड है। और यदि आप इसके नीचे की स्टैंडर्ड के जानना आपको सब है, छोटा से छोटा सवाल, बड़ा से बड़ा सवाल, आसान से आसान और टफ से टफ। तो 0 से स्टार्ट करना है, पहुंचाना उस लेवल पर जहाँ के आगे फिजिक्स नहीं होती, जहाँ के आगे आपको IIT एडवांस था आपको पहुँचाना बेटा, उसके आगे ज़रूरत नहीं है। ओके बेटा, तो एक क्वेश्चन को अच्छी तरह समझिए, देखिए कैसे सॉल्व हो रहा है, क्वेश्चन को कैसे सॉल्व हम कर रहे हैं बेटा। ठीक, एक क्वेश्चन, यही आपका स्टैंडर्ड है। अपने स्टैंडर्ड को, कंपटीशन का स्टैंडर्ड नहीं कम होगा बेटा, अपने स्टैंडर्ड को हाई करना है, सोचना है, इसको अच्छी तरह से देखिएगा। अब देखना बेटा, तो मैं आपको अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, देखना बेटा। अब ये 1 ग्राम यह कहाँ से आइस मिला है बेटा, ये आइस कहाँ से मिला है, ये आइस मिला है 1 ग्राम आइस जो था मेल्ट हुआ ना, तो यह वाटर मिला, नॉट आइस, वाटर। तो यह वाटर कहाँ से मिला बेटा, आइस के मेल्टिंग से ना। यह वाटर कहाँ से आया, फ्रॉम मेल्टिंग
ऑफ आइस। और ये वाला जो 1/3 आ रहा है वो कहाँ से आया बेटा? ये आया है फ्रॉम वेपर। जब वेपर का कन्वर्जन हुआ है वाटर में तब। तो अब इसका भी टेम्परेचर कितना हो चुका बेटा? 100 डिग्री सेल्सियस। अब इसका भी टेम्परेचर कितना हो गया है? 100 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि वेसल के अंदर सभी किस पर हो गए हैं? 100 डिग्री सेल्सियस पर। तो वेसल के अंदर तो एक आंसर तो हमारा फिक्स हो गया बेटा। अंदर का टेम्परेचर फाइनल कितना होगा? तो टेम्परेचर फाइनल कितना हुआ? तो आंसर आया, फाइनल टेम्परेचर हुआ 100 डिग्री सेल्सियस। तो अंदर वेसल के अंदर टेम्परेचर कितना बेटा? 100 डिग्री सेल्सियस। ओके, वेसल के अंदर का टेम्परेचर, तो वेसल के अंदर का टेम्परेचर हुआ बेटा 100 डिग्री सेल्सियस। ओके, और वाटर रेशियो, क्या वाटर रेशियो वेपर पूछा गया था ना? तो वाटर कितना है बेटा? 4/3 ग्राम। और वेपर कितना बचा हुआ है? तो 1 ग्राम पहले था, 1 ग्राम था, और उसमें से 1/3 ग्राम निकल गया है, तो बचा कितना बेटा? 2/3 ग्राम ना। कौन? वेपर। तो 2/3 ग्राम वेपर बचा बेटा। आ जाओ देखना, तो ये है 2/3 ग्राम। ग्राम से ग्राम कैसे बेटा रेशियो बतानी है? तो बराबर कितना हो गया बेटा? देखना, इक्वल टू, तो बराबर कितना? ग्राम से ग्राम कैसे बेटा? 3 से 3 कैंसिल, ये कैंसिल, 2:1। तो व्हाट इज द फाइनल आंसर ऑफ द क्वेश्चन? तो फाइनल आंसर हुआ बेटा, पहले पार्ट का आंसर हुआ रेशियो का ना, कि रेशियो आया 2:1, और फाइनल टेम्परेचर आया बेटा, फाइनल टेम्परेचर आया हाउ मच? फाइनल टेम्परेचर कितना? 100 डिग्री सेल्सियस। तो दिस वाज द फाइनल आंसर ऑफ द क्वेश्चन। ओके बेटा, तो ये था फाइनल आंसर कितना? 2:1, और फाइनल टेम्परेचर कितना? 100 डिग्री सेल्सियस। तो ये था बेटा कैलोरीमेट्री का पार्ट नंबर 1, कहाँ से स्टार्ट होगा। तो अभी अब देखेंगे हम लोग, अब जस्ट इसका अगला एपिसोड लेता हूँ बेटा, जस्ट अभी 1 घंटे बाद हम आप स्टार्ट करेंगे। तो 1 घंटे बाद अभी रोकते हैं बेटा, यहाँ पे थोड़ा चाय पी कर फिर स्टार्ट करते हैं। तो 1 घंटे बाद अभी हम फिर स्टार्ट करेंगे बेटा। तो कैलोरीमेट्री का आप देख लिए थे, हीट गिवन इक्वल टू हीट टेकन। तो इतना रिवाइज कर लीजिए, नोट्स बना लीजिए, और अभी देता हूँ फटाफट न्यूमेरिकल देता हूँ बेटा। तो अभी हम कम से कम इसमें 30 से 40 न्यूमेरिकल मैं अगले एपिसोड में कराता हूँ, जो नेक्स्ट कैलोरीमेट्री पार्ट 1 करके आएगा, और अगला होगा पार्ट 2। तो पार्ट 2 में अभी हम लोग देखेंगे केवल न्यूमेरिकल वहाँ करना बेटा। अब इसी पर आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं ना। देखिए बेटा, इसी पर देखिए बेटा, जो भी अभी देखे हैं कहाँ से देखिए बेटा, छोटा करके दिखाऊंगा आपको। तो इसी पर थोड़ा आप लोग सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करने बेटा, कैसे हम लोग कर रहे हैं बेटा। एक बार फिर से देख लीजिए ना, देखिए बेटा, फिर से एक बार देखिए इसको। ओके बेटा, और फिर से देखिए, कहीं पर भी कोई भी डाउट है, कहीं पर भी किधर है ना, तो पूछ सकते हैं हमसे, पूछिए बेटा वहाँ से। तो बेटा कहीं पर भी, यहाँ पर कहीं पर भी किसी भी चीज़ की कोई दिक्कत हो बेटा, तो आप हमको कमेंट जरूर करके बताएंगे। कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम है टॉपिक को समझने में बेटा, तो आपको जरूर कमेंट कर बताएंगे। और ताकि अभी तुरंत आप देखेंगे, तुरंत देखिए और तुरंत कमेंट करिए, ताकि मैं तुरंत आपको फिर अगले लेक्चर में भी तुरंत ही आता हूँ बेटा। तो अगले लेक्चर में मैं तुरंत ही आपको, और जो भी आपकी प्रॉब्लम होगी मैं उसे तुरंत सॉल्व करूँगा। तो P100 फिजिक्स बेटा, इसको थोड़ा प्रमोट करने की ज़रूरत है, इसको शेयर करने की ज़रूरत है, सब्सक्राइब करने की ज़रूरत है, क्योंकि मैं ऑफलाइन बिल्कुल ही बंद कर दिया हूँ और टोटल 100% आ गया बेटा ऑनलाइन पर। ओके, बेस्ट ऑफ लक, फिर मिलते हैं।